देखो तुम्हारी रिक्वेस्ट थी ना कि सर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करवा दो, क्विक रिवीजन लेके आया हूँ, बहुत कम टाइम में सारी चीज़ बताऊंगा। डिटरमिनेंट्स कि बहुत क्वेश्चन आते हैं और प्रॉपर्टीज वाले आते हैं, मैंने एक एक प्रॉपर्टी ढूंढ ढूंढ के सारी निकाली और सारी तुम्हें बताऊंगा इसमें। भाई हमेशा की तरह तुमने बहुत प्यार दिया है, हर लेक्चर में देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हो सर बहुत मज़ा आ गया, 1 घंटे में आपने इतनी अच्छी चीज़ क्लियर कर दी। इसको भी देखने के बाद कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बड़ी मेहनत से लगती है कंटेंट बनाने में कि भाई कम से कम देखो 4 घंटे में करवाने एक अलग चीज़ है, मैं आपको 1 घंटे में करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे में तो कोई भी पूरा सारी चीज़ समझा देगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में कैसे चीज़ें वाइंड अप करना है, बढ़िया समझाना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यार उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कैसे कब क्या बताना है और कितने क्वेश्चन से काम चल जाएगा, तो वो चीज़ है। दूसरा मैं थोड़ा एनालिसिस बता दूं आपको, मैट्रिसेस की रेंज की बात करें 3 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम रिसेंट ईयर्स की देखें, डिटरमिनेंट के 4 क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो हाईएस्ट यानी 16 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, लोएस्ट में 7 जा सकता है, यानी अगर हाईएस्ट की बात करूँ 40 मार्क्स तक है। इससे मैं कह रहा हूँ इसका हाफ कर दो, 20 मार्क्स भी अगर इन 2 चैप्टर से आ रहे हैं तो भी बुरे नहीं है, समझ रहे हो। तो आप इसको अच्छे से करें, स्कोरिंग चैप्टर है भाई, बढ़िया से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो मैट्रिसेस में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स को लिखते कैसे, तो एक क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। क्लोज ब्रैकेट में हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 5 4 3 2 1 4। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम में लिखते हैं, इसी को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम रो बोलते हैं, वर्टिकल को हम कॉलम बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारा m इंटू एन। एम हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, एन हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। और अगर मैं बात करूं कि एलिमेंट्स की, तो हम एलिमेंट्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे का मतलब है अगर ये पहला एलिमेंट है तो अगर मैं बात करूं आई जे तो ये हो जाएगा A11। क्या हो जाएगा? A11 हमारा 3 हो जाएगा। अगर कोई बोले A31 बताओ, तो 31 का मतलब हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हमारा कितना है 2। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर तुमसे कोई बोले कि एक मैट्रिक्स के में एलिमेंट्स जो हैं वो 12 हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 12 हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि उसमें हमारे मैट्रिक्स में क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 12 ऑर्डर मतलब m इंटू एन, तो 1 इंटू 12 हो सकता है, तो 12 इंटू 1 भी हो सकता है, ठीक है। 2 इंटू 6 होगा तो 6 इंटू 2 हो सकता है, और 3 इंटू 4 तो 4 इंटू 3। और कोई होगा क्या? तो इस तरीके से अगर मुझसे कोई बोले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे कि भाई एलिमेंट 12 हैं तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो 6 पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप देखोगे लेटेस्ट में भी आया है ऑर्डर, मैंने बता दिया कि मैट्रिक्स है एम रो एन कॉलम, तो ऑर्डर m इंटू एन होता है। तो आप देखोगे 21 में भी आया, फिर इसके बाद शायद 24 में भी, अभी दिखाता हूँ। जैसे इसमें लिखा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट विथ ऑल 4 एलिमेंट एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1,2। यानी अगर 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर मेरे पास मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, 4 एंट्री हमें लेनी है और वो सिर्फ 1 और 2 ले सकते हो आप, तो हर एंट्री को फिल करने के नंबर ऑफ वे क्या हो गए 2। यानी यहाँ पे भी 2 का मतलब है 1 आ सकता है या 2, ये मतलब 2 के अंदर नंबर 2 नहीं है, इस 2 का मतलब है नंबर ऑफ वे टू फिल दिस बॉक्स। सिमिलर यहाँ पे भी 2 होगा, सिमिलर यहाँ पे भी 2 होगा और सिमिलर यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। तो अगर इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वे 2, इस बॉक्स को फिल करने नंबर ऑफ वे 2, इस बॉक्स को फिल करने नंबर ऑफ 2, इसको भी 2, तो कितना हो गया 16 हो गया। अब जल्दबाजी में हम 16 टिक करके आ जाएंगे इसमें, क्लियर है। अब गलती कहाँ हो गई, इसने मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन नहीं करा है। ये तो बोला है कि मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है, 4 एंट्री है, तो 4 एंट्री के हिसाब से ठीक है, 4 एंट्री को फिल करना तो ठीक है, 16 वे होंगे, लेकिन ये अकेला थोड़ी ना है, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है इसका ऑर्डर, समझ रहा हूँ। मैं ऐसा भी तो ले सकता हूँ 4 इंटू 1, मैं ऐसा भी तो ले सकता हूँ 1 इंटू 4, और कोई तो होगा नहीं। तो इसको भी फिल करने के नंबर ऑफ वे 16 आएंगे, इसको भी फिल करने के नंबर ऑफ वे 16 आएंगे, तो 16 प्लस 16 प्लस 16 आंसर क्या आ जाएगा? आया इसमें? यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि नंबर ऑफ वे बताओ कितने मैट्रिक्स होंगे, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स कोई डिफाइन कर लो अपने लिए, मतलब 2 क्रॉस 2 ले लो,
या 1x4 ले लो, और 2x2 में ये देख लो इसको फिल मतलब इसको मतलब नंबर ऑफ वे कितने हैं, कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। तो हमने देखा 16, तो ये एक मैट्रिक्स के लिए हुआ। ऐसे डिफरेंट ऑर्डर के हम मैट्रिक्स और बना सकते हैं, तो उतने केसेस को आप ऐड कर देना इक्वली, ठीक है। तो अगर जिसने 2021 का क्वेश्चन करा होगा तो फिर इसके बाद आया 2024 में, ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंट मैट्रिसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 4 एंट्री। अब देखो इस बार 4 है, तो तुम कोई भी 4 एलिमेंट ले लो इसमें भी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, जैसे 4 एंट्री है मेरे पास, ये है 2 × 2 मैंने ले लिया कोई मैट्रिक्स, ठीक है। तो 4 एंट्री मुझे लेनी है, और कहाँ से लेनी है, यहाँ से। तो कितने नंबर हैं ये, 4। तो इस प्लेस को फिल करना, नंबर वही 4, इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4। तो 4 × 4 × 4 × 4 16, और 16 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 256 आया। अब ये हो गया तुम्हारा एक कोई तुमने पॉसिबल जो ऑर्डर लिया है, लेकिन हमें पता अगेन 4 एंट्री फुल करने के लिए हमारे पास ऑर्डर 4 × 1 भी हो सकता था, 1 × 4 भी हो सकता था। तो जो 256 एक केस का आंसर आया है, ऐसे ही आप 3 बार ऐड कर लो, तो 18 हो गया, 15 16 हो गया, 768 आया समझ, क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया एंट्री वाले क्वेश्चंस कैसे करने। तुम्हें कोई भी एक ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना एंट्री के हिसाब से, उसके पॉसिबल वे निकाल लेना, और बाद में हम जितने भी केस बनेंगे उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फटाफट देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, ठीक है। रो कितने भी हो सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम बराबर होगा, 2 × 2 3 × 3। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ होंगे 3 2 1, बाकी सब एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है, तो ये डायगोनल बन जाएगा। अगर डायगोनल एलिमेंट में ही सारे एलिमेंट 1 कर दूं तो बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो नल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब अच्छा स्केलर मैट्रिक्स में जो होता है सारे एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे 2 2 लिख दिया, ठीक है। अगर पर्टिकुलर 1 आ जाता है तब उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी रैंडम नंबर है 5 5 5 तो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम है अपर ट्रायंगुलर, तो ऊपर वाले एलिमेंट रहेंगे कुछ प्रिंसिपल डायगोनल के। डायगोनल हम हमेशा ये लेते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसके नीचे वाले जो हैं एलिमेंट 0 होंगे, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। याद ऐसे रखना है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा होगा एलिमेंट की हेल्प से, मतलब 0 ना हो जिसमें, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम है लोअर, तो लोअर मतलब नीचे एक ट्रायंगल बन सकता है जिसमें एलिमेंट होंगे अदर देन 0, ठीक है, क्लियर हो गया। 0 मैट्रिक्स को भी स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वो उसके अंदर आ जाएंगे ना, जैसे सबके अंदर डायगोनल है, अब डायगोनल के अंदर ही आता है ये सब, ठीक है, स्केलर और फिर ये सब तुम्हारा जो आइडेंटिटी है डिफरेंट कंडीशन पे, ठीक है। फिर आता है आइडम्पोर्टेंट। अब ये इस पे ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैट्रिक्स में खास बात ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको ये पता हो डिफरेंट है। देखो अभी तक तो सब पता था, अब ये हो सकता है आपको याद ना रहे, तो रट लो बिल्कुल। A² = अगर A आ रहा है तो उसको बोलोगे आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि पेपर में आ गया एक मैट्रिक्स ए दे देंगे, बोलेंगे ऑप्शन ए मैट्रिक्स इज आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, निलपोर्टेंट मैट्रिक्स, अभी बताऊंगा आगे। तो ऐसे ऑप्शन देंगे, तो तुम्हें सबकी कंडीशन पता होगी ना कि A² करने पे क्या आता है तो क्या होता है। तो A² करने पे अगर A आ रहा है तो उसको बोलते हैं आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है और आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर निलपोर्टेंट नाम ही है, निल 0 आ रहा होगा, तो अगर A की पावर कुछ तुमने करा और वो नल मैट्रिक्स आ गया, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये एक A मैट्रिक्स था और मैंने क्या करा, A² निकाला, मेरा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो मैं बोल दूंगा ये हमारी क्या है, निलपोर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। और कोई बोले इसका इंडेक्स बताओ, तो जो भी जिस पावर पे वो 0 हो रहा है तो वो उसका इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर पेपर में इंडेक्स पूछ ले कि निलपोर्टेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स इतना है, तो वो ऑप्शन में अगर दे रखा हो, आइडम्पोर्टेंट में भी इंडेक्स आता है, हाँ आ सकते नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल A² = A। हाँ, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कभी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करा, एक बार कर लिया, 2 बार करा और फिर सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलोगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। जैसे आप फंक्शन में सीखते हो ना कि sin x अगर कोई फंक्शन था और अगर तुमने इसमें 2π + x निकाल लिया तो sin 2π + x होता है sin x, तो आप बोल देते हो कि ये 2π जो है वो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन है। ऐसे ही अगर हम बोलूँ
पीरियड ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो a की पावर तुमने निकालना शुरू करा तो k+1 फॉर्मेट में लिखना, वो तुम्हारा पीरियड होगा k। मान लो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल a की पावर 3 करने पे a आया, ठीक है, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, 2+1 फॉर्मेट में लिखना है, और कोई तुमसे पीरियड पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो है a की पावर k+1। तो आप जल्दबाजी में ये मत कर देना कि a की पावर 3 निकाला वो a आया, तुमने कहा अच्छा पीरियड 3 हो गया, पीरियड होगा इसका 2, ठीक है, क्योंकि k+1 को कंपेयर करोगे इससे तो आपको पीरियड ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है। नेक्स्ट है इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। इनवॉलिटरी में ए स्क्वायर हमारा आई के इक्वल आएगा, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर निकाल लेना, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इनवॉलिटरी है। तो ये तुम्हें 3-4 नए टर्म दिख रहे हैं, इनवॉलिटरी हो गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया, और यहाँ पे निलपोटेंट हो गया, ठीक है, आइडेम्पोटेंट। इनके लिए अपने माइंड में कुछ रूल्स बना लेना, ठीक है, कि भाई मैं ऐसे याद रखूँ, कई बार कन्फ्यूजन होती है, तो आप थोड़ा सा जब पेपर टाइम में ना इनके लिए रूल मतलब लिख लेना और कुछ अपने लिए शॉर्टकट बना लेना, क्योंकि पेपर में कुछ घुमा के आ सकता है मैट्रिक्स से इनके टाइप पे, क्योंकि ये हमें याद नहीं रहते हैं, इसी में दे सकते हैं ना, बाकी सब तो सिंपल रहता है बोर्ड लेवल का। अब जैसे देखो आया है, ऐसा नहीं कि आते नहीं है, कब आया है, 2019 में आया था, एक मैट्रिक्स ए है, आपको बोला गया क्या है ये, तो आप इसमें पहले ए स्क्वायर निकाल के देख लो, निकालो ए स्क्वायर कितना आ रहा है, अच्छा यही था तो ठीक है, अगर ए स्क्वायर निकाल के चेक कर लेना तो ए स्क्वायर हमारा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो क्या होता है, इनवॉलिटरी मैट्रिक्स होता है। तो वो एग्जांपल ही दे रखा था मैंने, अभी आगे सब है, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है तो स्क्वायर निकाल के देखना, मैक्सिमम चीज़ें स्क्वायर और क्यूब पे डिपेंडेंट है, तो आप स्क्वायर निकाल के देखना, आपको पता लग जाएगा कौन सा केस है, और सारे केसेस को आप कहीं एक बार लिख लेना। अब जैसे इसमें लिखा है फाइंड द, एक लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे मतलब अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल एलिमेंट है, तो मतलब मैं लिख लेता हूँ, चलो अगर मैं आपसे बोलूँ अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट हैं इस वाली मैट्रिक्स में, 3 है ना, क्योंकि ये डायगोनल हो गया, 1 2 3, समझ में आ रहा है। इस 3 को अगर मुझे निकालना है, राइटिंग खराब होगी, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, 1 2 1 3 2 1 1 2 3, ये लिख दिया मैंने एलिमेंट। तो मुझे दिख रहा है डायगोनल के नीचे मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। अच्छा, इसको निकालने का दूसरा तरीका समझते हैं जिससे इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली कर पाएं। हमें बताओ इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 है टोटल एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट 9 है, 9 में से डायगोनल एलिमेंट माइनस अगर मैं कर दूं तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट आ गया और ऊपर वाले, हमें नीचे वाले सिर्फ बताने हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, बराबर है ना, तो आंसर कितना आ गया। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पे n है तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, n स्क्वायर, n इंटू n कर दिया, जैसे 3 इंटू 3 9 बताया था। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स था तो इसके डायगोनल एलिमेंट कितने थे, 3, तो अगर n मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, n, तो मैंने माइनस कर दिए। अब मुझे सिर्फ नीचे वाले बताने हैं, तो मुझे 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। अगर मुझसे ये बोला होता कि डायगोनल एलिमेंट छोड़कर सारे एलिमेंट बताओ, तो आंसर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस का n। लेकिन नीचे वाले पूछे हैं तो नीचे वाले और ऊपर वाले क्या होते हैं, सेम। हमें लॉजिक से पता लग रहा है कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट ये लाइन है तो ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, सेम होगा। आई बस में, तो बस n कॉमन ले लो, n माइनस 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। हाँ वैसे कर लो, किस में, हाँ 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 3 डाल के वही हाँ कर सकते हैं, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ठीक है, जैसे इधर 2 मैट्रिक्स लिखे होंगे तो यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को तुम इसके इक्वल कर देना, इस एलिमेंट को इसके इक्वल कर देना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स में 2 1 3 4 लिखा है
तो इस 2 का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसके साथ ऐड करना है मान लो 3 1 2 1, तो पहला एलिमेंट पहले से ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3 हो गया 5, 1 + 1 हो गया 2, 3 + 2 हो गया 5, और ये 4 + 1, तो एडिशन समझ में आ गया। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दोगे, ये समझ में आ गया। कोई नंबर अगर बाहर मल्टीप्लाई है तो उसका सब में मल्टीप्लाई होता है, तो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है, तो एक बार मैं सिखा देता हूँ, भूल गए हो तो। जैसे अगर मान लो एक मैट्रिक्स ये है 3 2 1 1 2 4 1 2 1 2, और दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 2, सिंपली रखते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाए कैलकुलेशन, 6 क्यों लूँगा, 2 ही लूँगा, ठीक है, 2 1 3, ऐसे में। अब मुझे ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई की पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस पे एनडीए में क्वेश्चन आता भी है, क्या कि इस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है, जैसे 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, ये दोनों सेम होने चाहिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, और जो रिजल्ट आएगा, यानी कोई बोले इनको चलो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, तो जो बच गया 3 × 3 वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जो आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 हो गया, प्लस 2 × 1 2 हो गया, 1 × 2 हो गया। ठीक है, जब तक यहाँ पे कॉलम रहेंगे तब तक यही रो काम करेगी। ठीक है, तो अब ये पहला रो जाएगा दूसरे कॉलम में, 3 × 1 3, 2 × 1 2, 1 × 1 प्लस का 1। ठीक है, फिर यही रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 6, 2 × 2 4 प्लस 3। ये आ गया समझ में। अब क्या करना है, जब कॉलम सारे खत्म हो गए, अब रो चेंज कर दो, अब इस रो का इस कॉलम में, तो 1 × 2 2, 2 × 1 2, 4 × 2 8, ये आ जाएगा। फिर ये रो इस कॉलम में, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 4 × 1 4। फिर ये रो इस कॉलम में, मतलब कॉलम जब तक खत्म नहीं होंगे करते रहो, तो 1 × 2 2, 2 2 4, 4 × 3 12। फिर ऐसे ही जब कॉलम खत्म हो गए, अब आप थर्ड रो को पकड़ोगे, तो और फिर से फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 4। फिर इसका इसमें करना है, तो 2 × 1 2, 1 × 1 प्लस का 1, 2 × 1 2। फिर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 6। क्लियर, बस इनको ऐड कर लोगे, ये मल्टीप्लाई हो गया। यानी क्या हो रहा है रूल में कि आपको क्या करना होगा, पहला रो पहले कॉलम में, फिर पहला रो दूसरे कॉलम में, फिर पहला रो तीसरे कॉलम में, ऐसे ही ये स्टेप रिपीट होता है जितने रो रहेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3 × 5, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 × 3। अब बोला है ऑर्डर ऑफ ए बी बताओ और बी ए बताओ। तो देखो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने क्या सिखाया कि ये सेम होना चाहिए, जो बच गया वो आंसर, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3 × 3। अगर बी ए कर लूँ तो बी ए में है आपका 5 × 3, ये हट गया, तो क्या बचा 5 × 5। कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में आ गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल सा है कि आप मल्टीप्लाई में रूल याद रखें कि कॉलम और रो सेम होते हैं, पहले का कॉलम दूसरे का रो। अब जैसे ये आ गया, इसमें देखो अगर कभी पावर बेसिस क्वेश्चन आ जाए तो नो डाउट पावर आपको निकालनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि पावर जब आप निकालोगे कोई ऐसा टर्म आ जाएगा जिससे अब वो इजीली डिसाइड कर लो वो कितना है, तो आगे की टर्म आराम से निकाल पाओ। कोई बोले ए की पावर 100 बताओ, तो हो सकता है a² बहुत आसान आ जाए कुछ, या a³ बहुत आसान आ जाए, तो आपको क्या करना है पावर निकाल लेनी है, पावर 2 पावर 3, उससे आइडिया लो कि क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसे हमारे पास a जो है, क्या आपको दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर a एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर मैं a का स्क्वायर भी करूंगा ना, तो i² i होता है, और i का क्यूब भी करूंगा तो भी क्या होता है
आई, तो इसका मतलब ए क्यूब जो है वो आई है, ठीक है, समझ रहे हो। ए यहाँ पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई क्यूब भी आई होता है, आई स्क्वायर भी आई होता है, तो ये 19 आई है, ये माइनस का 4 आई है, तो 23 आई माइनस का 23 आई, रिजल्ट क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आया इसमें। तो पावर से घबराना नहीं है, पावर बस सॉल्व करना है, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, थोड़ा सा घुमा के भी आएगा तो आप पावर 2 या 3 तक निकाल लोगे, पैटर्न मिल जाएगा कि क्या हो रहा है उसमें। अब प्रॉपर्टीज में क्या है कि दो मैट्रिक्स ऐड करते हो तो a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, तीन मैट्रिक्स अगर ऐड हो रही है तो हम चाहे पहले दो को ऐड कर लें या फिर बाद में दो को ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर a बाहर है और b प्लस सी है तो आप a b कर सकते हो, फिर a c कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन जनरल a b और b इक्वल नहीं होता जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना हो। कब इक्वल हो जाता है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो ए आई और आई ए क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो मैंने देखा है इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आया है और इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल स्पेशल केस कह सकते हो कि क्वेश्चन से ही नया क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है, आपको दे देंगे ए बी इक्वल टू ए और बी इक्वल टू ए, ये आप लिख लेना क्योंकि ये आपको डायरेक्ट बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। तो क्या है कि अगर ए बी अगर ए के इक्वल कहीं दे रखा है और बी ए अगर ए के इक्वल दे रखा है, हाँ बी ए हमारा बी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और ये जो ए बी स्क्वायर दे रखा है ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है। आंसर तो है बोथ 1 और 2, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ बस एक बार, जिससे आपका लॉजिक डेवलप हो जाए। लेकिन आप रिजल्ट याद रखें कि अगर ए बी अगर बी ए के इक्वल है, सॉरी ए बी ए के इक्वल है, बी अगर बी के इक्वल है, तो रिजल्ट है ए स्क्वायर ए के इक्वल आएगा और ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी के इक्वल ही आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इस पर। अब जैसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, ए बी अगर मुझे ए के इक्वल दे रखा है, मुझे प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल क्यों है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ए का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ इस साइड से, राइट साइड से, ठीक है, तो ये आएगा। और मैट्रिक्स में एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि चाहो तो मैं ए बी सी लिखा है, ए बी सी लिखा है, चाहो तो मैं पहले ये मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर ये मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मैंने सपोज करो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई पहले करा, ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल है, ए के, तो ये कितना आ गया ए, एक काम करो एक मिनट, हाँ बी ए ले लेता हूँ, बी ए ले लिया मैंने, तो बी ए किसके इक्वल है, बी के, ये तो ए स्क्वायर बन गया, और ए बी किसके इक्वल है, ए के, देखो आ गया ए स्क्वायर ए के इक्वल, समझ में आया। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है, ए स्क्वायर हमेशा हमारा ए के इक्वल आएगा, ये दो कंडीशन एक साथ अगर तुम्हें दे रखी है तो, ठीक है। अब सेकेंड वाली कंडीशन देख लेते हैं वेरीफाई करके, ए बी स्क्वायर को देखना है कि ए स्क्वायर बी आ जाए, तो पहले तो मैं बी स्क्वायर को मैंने बी इंटू बी लिख लिया, ठीक है, और अगर मैं ए बी को एक साथ ले लूँ तो ए बी किसके इक्वल है, ए, तो ये ए बी आया। अब मैं राइट हैंड साइड ए स्क्वायर बी को सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ, ए बी, तो अगर मैं इसमें किसको साथ लूँ, दो बार ए है ना, तो अगर मैं बी ए तो हो नहीं पा रहा है, और अच्छा ये तुम्हारा ए स्क्वायर तो हमें पता ही ना ए है, ए स्क्वायर तो हम पहले रिजल्ट में प्रूव कर चुके हैं ना, तो इस पर दिमाग लगानी नहीं, ये ए और ये बी देखो सेम आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा ये रिजल्ट भी होता है। अब हम फ्यूचर में कभी कोई और एडवांस क्वेश्चन बना के दे दे, और देते इसी पे हैं, देखो एक PYQ से यही आइडिया आपको लगता है, किस पैटर्न पे पूछ सकते हैं भाई, कुछ चीज़ सिंपल है वो क्यों पूछेंगे सिंपल भाई, हाँ इजी वाला क्वेश्चन डिजाइन करना होगा तो नो डाउट कुछ भी सिंपल पूछ लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही पूछ लें, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर कुछ एडवांस करना चाह रहे हैं तो जो प्रीवियस एडवांस आया है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे ध्यान में रखा है, उसी क्वेश्चन में ऐड करेंगे। आप देखना कभी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन करना है किसी भी चैप्टर के, पहले जो पूछा होगा उसी को थोड़ा हार्ड बना के घुमा के थोड़ा सा दे देंगे, ठीक है। तो आप इनका रिजल्ट याद रखोगे पक्का कहीं ना कहीं, हाँ वो भी रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखें। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 1, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज को टी लिख सकते हो, डैश लगा सकते हो, ए टी लिख सकते हो, सब सेम है। क्या होता है बेसिकली, रो बन जाता है कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो 1 2 इधर आ गया और 3 1 इधर आ गया। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस में है तो अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हो, ठीक है।
अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, ए का सिर्फ ट्रांसपोज होगा, और दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। फिर हमें सीखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब वो होता है जब हम ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के। अब स्क्यू सिमेट्रिक की हमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है, उससे पहले एक प्रूफ कर लेते हैं। ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स को अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो मैं उसका ट्रांसपोज करूंगा, और ट्रांसपोज करने पे अगर वो माइनस टाइम्स आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इससे सारी प्रॉपर्टी हमारी रिवाइज हो जाएंगी। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में माइनस या प्लस आता है तो आप अलग अलग ट्रांसपोज कर दो, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज कर दो माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, अब जो बाद में है वो पहले आ जाएगा, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये तुम्हारा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेंशन था कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। ठीक है, तो ये बन गया बी ए, ये बन गया ए बी। तो अगर मैं इसको देखूं और अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखूं तो माइनस का फर्क आ रहा है ना, यहाँ ए बी पॉजिटिव है, यहाँ ए बी नेगेटिव है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ हमें रिजल्ट याद रखना है, क्या, इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर जो हमारा मैट्रिक्स है उसका अगर ऑर्डर ऑड नंबर में है, जैसे 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 ऐसा कुछ है, वैसे 5 इंटू 5 तो नहीं होगा, 6 इंटू 6 होगा, तो उसका डिटरमिनेंट होता है तुम्हारा जीरो के इक्वल। ठीक है, हाँ ऑड, तो 6 कैसे होगा? मतलब जिसमें डिटरमिनेंट निकलता है, डिटरमिनेंट कब निकलता है, सेम रहता है ना, 3 इंटू 3 समझ रहे हो, 2 इंटू 3 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ हाँ हाँ, और ऑर्डर भी होना चाहिए ऑड नंबर। ठीक है, तो ठीक है, वैसे वो उसमें इतना ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, आप इतना ध्यान रखो कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो, बस ये ध्यान रखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लिखा है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए। अब ए बी माइनस बी ए का तो हमने अभी प्रूफ करवा दिया, इसी मैंने करवाया प्रूफ कि वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट, ये क्या आ गया, चलो वो टहल टहल के अपना निकल लेगी। ठीक है, अब मैं कोई क्राइम नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो इधर, ए बी माइनस बी ए अगर दे रखा है एक मैट्रिक्स, तो इतना हमने प्रूव कर लिया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, और आप हमेशा याद रखें इस रिजल्ट को भी, कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो काम आएंगे। हाँ, ए बी माइनस बी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो अब मैंने सिखाया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इसमें लिखा है ऑल डायगोनल एंट्री आर इक्वल बट नॉट जीरो। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें लिखा है ऑल एंट्री जो है इक्वल है बट नॉट जीरो, जबकि मैंने बोला डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सेकंड में लिखा सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। ठीक है, ये सही है, क्योंकि जब आप स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाते हो ना तो इधर के जो एलिमेंट होते हैं वो इधर माइनस टाइम्स रहते हैं, तो जब आप ऐड करते हो वो जीरो आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे करोगे। तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, तो आपका बी में क्या था, सेकंड ओनली। ठीक है, तो वही हो रहा था, ये सही है और ये गलत है। 2032 में है। अब देखो, अब थोड़ा फिर से मैट्रिक्स के थोड़े डिफरेंट टाइप आ गए हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब ए ट्रांसपोज ए में मल्टीप्लाई करो या फिर ए इंटू ए ट्रांसफर करो, दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हों। इसका और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी याद रखना है, कभी कभी बोल देंगे एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 दिस इज इक्वल टू दिस, ये सही है कि नहीं है आपको बताना है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये कैसे इक्वल है। नीचे इनवर्स भी पूछ लेते हैं, ये ऑर्थोगोनल और इनवर्स बता दो। हाँ, इनवर्स बताओ किसके इक्वल आ रहा है अगर ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास ऑर्थोगोनल की कंडीशन तो ये है। तो अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, हट जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो यहां से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा दिया, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में
अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है। तो ये बन गया ए इनवर्स और ये बन गया ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिल गया कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए इनवर्स जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ऑर्थोगोनल पे एक डिटरमिनेंट में भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि डिटरमिनेंट अभी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन बेसिक तो पता ही है कि याद रखना डिटरमिनेंट जो इसका आता है वो 1 आता है। कितना आता है? +-1 बल्कि, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो उसका डिटरमिनेंट है वो +1 या -1 आता है। मतलब इसमें अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो वो या तो प्लस आएगा या -1 आएगा। क्यों आ रहा है उसको भी वेरीफाई अगर मैं कर लूँ तो देखो, हालांकि अभी ये डिटरमिनेंट में कवर होगा, लेकिन मान लो अगर वो स्लाइड ना हुई तो पहले से बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें हैं बहुत। अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज ए आई के इक्वल है, अब मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, तो देखो अब ए ट्रांस दो मैट्रिक्स हैं और हमें पता है डिटरमिनेंट में दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग डिटरमिनेंट होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है अपने ए के इक्वल, यानी ये ए के इक्वल हो गया, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट कर दोगे क्या आ जाएगा? +-1। तो ऑर्थोगोनल पे, हाँ, तो हमें ऑर्थोगोनल में क्या सीखना है? एक तो मेन कंडीशन ये, उसके बाद ये कभी स्टेटमेंट में आ सकता है, या एक और स्टेटमेंट दे देंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। ऑलवेज वर्ड यूज कर दिए, गलत है, इज +-1, -1 भी है, वो हमेशा वर्ड यूज अगर कर दे तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाला, मल्टीप्लाई करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है भाई, जिसमें इमेजिनरी नंबर आ जाए। भाई अभी जितनी भी मैट्रिक्स हमने देखी हैं उसमें क्या हुआ है, सब में रियल नंबर थे, अगर कहीं भी आयोटा आ गया तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया तो बार लगा दिया, क्या लगा दिया? अगर आपको याद हो कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट में जेड बार लग जाता है। क्या लग जाता है? जेड बार, यानी a - आयोटा b। क्लियर है? तो ये जो एग्जाम्पल है इसको बोलोगे, वर्ड समझ लेना ध्यान से, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्या है? क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है। जब मैंने इसमें बार लगा दिया, यानी कि आयोटा को रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा से, यहाँ भी माइनस आयोटा से प्लस हो गया और ये माइनस का इधर प्लस हो गया, तो ए बार जो है वो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स मतलब मैट्रिक्स है, कॉन्जुगेट कर दिया तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? आया समझ में? नेक्स्ट है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखो, अब तुम्हें ये यूज करना है कब? जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। तो जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता ना, सिमेट्रिक में क्या करते हो, मैं याद करने तरीका बताता हूँ तुम्हें। सिमेट्रिक में क्या करते हो? ट्रांसपोज करते हो, ऐसे याद रखना। अच्छा हर्मिशियन आ गया, यानी ये सिमेट्रिक है, यानी ट्रांसपोज करना किसके इक्वल आता है? अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते थे? -1 के इक्वल। बस एक काम कर लो, ये हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन आता है कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स वाले में, तो यहाँ पे बस बार लगा लो दोनों में, बस काम खत्म। बार का कॉन्जुगेट पूरा याद रखना है, बार का कॉन्जुगेट सॉरी बार का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स जो दे रखी ना उसका पहले कॉन्जुगेट निकाला, उसका ट्रांसपोज करा, अगर वो वापस ए के इक्वल आया तो हर्मिशियन है। तो भूल जाते हैं तो हमें तरीका क्या था? सिमेट्रिक वाला याद रखो, ए ट्रांसपोज ए, बस तुम इसमें बार लगा दो ना, बस, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जिस तरीके मैंने बताया है उस तरीके से आप याद रख लेना अपने, या अपना कोई पैटर्न बना लेना, ठीक है। तो याद रखने का तरीका ये है। अब जैसे देखो इस पे आया होगा क्वेश्चन 2020 में आया, देखो क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स ए है, आई जो है √-1 होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोला ए इज हर्मिशियन या फिर स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं, चेक करते हैं। अगर ये एक ए मैट्रिक्स है, अगर मुझे हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन देखना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉन्जुगेट, और उसके बाद ट्रांसपोज। तो चलो पहले इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 + आयोटा - आयोटा आयोटा और 1 + आयोटा, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज।
तो ये रो बन गया कॉलम, तो यानी 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब आप बताओ, जब आपने ये ट्रांसपोज वगैरह कर लिया तो क्या ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया? क्योंकि हमने हर्मिशन में क्या सीखा है, ए के बराबर आना चाहिए। क्या ये ए के बराबर है? सर माइनस ए के बराबर माइनस ए छोड़ो, ए के बराबर है पहले, नहीं है। क्या माइनस कॉमन लेने पे ए आ जाएगा क्या? माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, समझ रहे बात को? तो यानी ये स्क्यू हर्मिशन भी नहीं है, ठीक है। अब चलो फिर कुछ नया चेक करना है, ए बार ट्रांसपोज प्लस ए इज हर्मिशन, यानी इसको एक नया मैट्रिक्स एक्स मान लेते हैं। क्या मान लें? तो हमारे लिए हाँ वही करेंगे, एक्स हमारे लिए हो गया ये ए बार का ट्रांसपोज प्लस का ए। इसको मुझे देखना है इस एक्स को, क्या ये हर्मिशन है कि नहीं है। तो पहले तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये कैसे आएगा? हमने ऑलरेडी ए बार ट्रांसपोज निकाल रखा है, इसको ए के साथ ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा देखो ऐड करने पे, 1 प्लस आयोटा के इसके साथ ऐड करोगे, आयोटा आयोटा कट गया, 2 आयोटा आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस का, और ये अब एक्स को, अब ये भूल जाओ इसमें पहले क्या था, क्योंकि अगर कहीं बड़ा दे देते ना तो कन्फ्यूजन होती क्या करना है। अब ये सोचो कि मुझे इस एक्स को देखना है कि ये हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे देखना है हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन तो कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और उसका ट्रांसपोज। तो चलो पहले एक्स बार निकाल लेते हैं, 2 पे तो कुछ होगा नहीं, ये माइनस का 2 आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा और ये 2, इसका करा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दिया तो ये 2 माइनस का 2 आयोटा इधर आ गया, 2 आयोटा 2 इधर आ गया। क्या ये सेम है? ठीक है। और क्या ये माइनस टाइम्स है? माइनस टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्क्यू हर्मिशन। समझ पा रहे हो? ओरिजिनल से लिखते हैं ना। एक ओरिजिनल हमारे लिए ये होगा ना, अच्छा तो फिर एक्स से देखोगे ना। तो फिर हर्मिशन होगा। एक मिनट चेक कर लो, फिर हर्मिशन होगा। एक मिनट, इसमें क्या आएगा फिर? हमने एक्स बार करा और इसमें कॉन्जुगेट कर दिया तो हमारा ये रिजल्ट आया, तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया। हाँ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई नहीं, तो ये देखो एक्स बार का ट्रांसपोज करा ना, तो देखो ये सेम मैट्रिक्स तो आई है, हम एक्स ही तो देखेंगे, मैंने एक बार देख लिया था। सेम आ रहा है ये, तो ये हर्मिशन हुआ। क्या हुआ देख लो, कोई डाउट हो पूछ लो। सर अगर स्क्यू हर्मिशन होता तो मतलब 2 माइनस 2 आयोटा और 1 2 माइनस होता ना। हाँ एक इनमें चेंज होता और यहाँ पे माइनस इधर भी तो आता, तभी तो प्लस बनता हो। तो स्क्यू हर्मिशन तभी हाँ क्लियर हो गया। तो आप इस एक्स से चेक करोगे जिसको बोला गया है, ठीक है, हर्मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सबको पता है, I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के इक्वल होता है, ये पहली बता दी है। और अगर ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। अच्छा अगर कोई बोले कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। तो वो डिटरमिनेंट का ज़्यादा पार्ट है, लेकिन ठीक है पता होना चाहिए अभी भी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और सर नॉन सिंगुलर में प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता नॉट इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो देखते हैं क्या क्या लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर एन। पहले में दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी और बोला है बी इज इक्वल टू सी और बोला है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और याद रखना, अगर आपको डिटरमिनेंट में एक फॉर्मूला याद हो ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब ए की वैल्यू क्या हो? नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर हो। क्या हो? ये वर्ड इन्होंने क्यों लिखा? इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर नॉन सिंगुलर लिखा है इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे कि ए से ए काट दिया बी इक्वल टू सी, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो आप इसको प्रूफ कैसे करोगे ये सही है कि गलत है? हम क्या करेंगे, ए इनवर्स में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ए इनवर्स ए इधर बी, ए इनवर्स
ए सी, तो ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी इक्वल टू क्या हो गया, इस बेसिस पे हुआ है। और ये प्रॉपर्टी भी क्यों लग पा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। ये एक्चुअल में डिटरमिनेंट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला जब सीख जाओगे भाई, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, लिखा है बी एक्स इक्वल टू सी एक्स। अब इसमें भी तुमने वही रूल काट दिया और बी इक्वल टू सी लिख दिया, फिर तुम्हें ये भी सही लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे लिखा है एवरी कॉलम फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स, एक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम तो एक रहेगा और रो कितने होंगे, कुछ भी। और हमने डिटरमिनेंट कब सीखा है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे, और जब डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाओगे तो इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इनवर्स जब पॉसिबल नहीं है तो तुमने जैसे इसमें इनवर्स बोथ साइड ले लिए तो इसमें नहीं ले पाओगे, इसलिए इस बार बी इक्वल टू सी नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर कभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तब तो आप दोनों साइड इनवर्स ले पाओगे, अदरवाइज आप इनवर्स दोनों साइड नहीं ले सकते हो, ठीक है। और इनवर्स के लिए रूल क्या है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक्स के बारे में बोल रखा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम इसमें एक है, एक कॉलम और रो कितने भी हैं, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इस वजह से इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब जैसे इनवर्स है, जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी उसी तरीके की इनवर्स की होती हैं। ए भी है तो बी पहले आएगा, ए बाद में। अगर ट्रांसपोज भी और इनवर्स भी है तो अंदर इनवर्स कर सकते हो, ट्रांसपोज बाहर कर सकते हो, जिसकी जैसी जरूरत हो। और दो बार जैसे ट्रांसपोज करने पे ए आता था तो इनवर्स में भी ए आता है। अब एक रिजल्ट याद आपको रखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक मैट्रिक्स है, बोल दे उसको दो पार्ट में ब्रेक करा गया है, एक है सिमेट्रिक और एक है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और इस बोला जाए कि एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखो, यानी p प्लस क्यू लिखो और p की वैल्यू बताओ, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली वैल्यू बताओ। तो p का फॉर्मूला याद रखो, क्या हो गया, p है हमारा हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। कोई बोले स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू बताओ, यानी q की वैल्यू बताओ, तो हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला आप याद रख के आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। सर ये हाँ किसी भी मैट्रिक्स हाँ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में हाँ, अगर कोई बोले कि मैट्रिक्स को दो फॉर्म में लिखो, एक सिमेट्रिक पार्ट, ए मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही ना हो, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो। ये ए कुछ भी है, लेकिन ये बोला जाए कि इस ए को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक हो सिमेट्रिक और एक क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसको मान लो एक पी है और एक क्यू है, पी सिमेट्रिक है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना, तो फॉर्मूला बता दिया है, वो लिख दोगे आंसर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में इतना ही है, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट में हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट होता क्या है, जब हम मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर देते हैं, मैट्रिक्स को हम एक यूनिक नंबर से डिफाइन कर देते हैं, जैसे इसका आंसर 2 आ गया, 3 आ गया, तो वो जो नंबर आ रहा है उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। उसको निकालने का क्या तरीका है, और पहली चीज़ डिटरमिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, कि डिटरमिनेंट जो होना चाहिए उसको हमेशा क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स हमारी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी 2 × 2 हो, 3 × 3 हो। तो अगर मुझे 2 × 2 का डिटरमिनेंट निकालना है, 3 2 1 4, तो सिंपल होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस और 1 का 2 में कर दो, तो कितना आंसर आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और अगर मुझे 3 × 3 का डिटरमिनेंट निकालना हो, ठीक है, ये हो गया 2 × 2 के लिए। अब मुझे डिटरमिनेंट अगर 3 × 3 के लिए फाइंड आउट करना हो, जैसे 1 2 1 2 1 2 2 3 1, ठीक है, तो क्या करना होता है, 3 × 3 मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डिटरमिनेंट को हम ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से निकालते हैं, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से। तुम्हारा मन कर रहा है पहले रो से निकालना है, निकाल लो, तुम्हारा मन करे दूसरे रो से निकालना है, निकाल लो, तीसरे रो से करे तीसरे रो से निकाल लो, पहले कॉलम से निकाल लो। बस रूल याद रखना, प्लस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब रूल का क्या मतलब है, अगर किसी ने 1 करा नहीं मैं तो सेकंड कॉलम से निकालूंगा। तो फिर आपको पहले एलिमेंट में माइनस लेना पड़ेगा, दूसरे एलिमेंट में प्लस लेना पड़ेगा और तीसरे एलिमेंट में माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर रूल के हिसाब से। तो अब चलो मैं पहले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करूँ, मैं तो पहली रो से निकाल लेता हूँ। तो मैंने पहला एलिमेंट लिया 1, तो ये जब आप 1 लेते हो तो इस एलिमेंट का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हाइड हो जाता है। तो क्या बचा, तो अगर मैंने ये 1 लिया तो आपका ये और ये हाइड हो गया, तो ये पार्ट बचा, तो इसका लेना पड़ता है डिटरमिनेंट। तो 1 इंटू 1 1 और ये माइनस का 6, ये आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, तो माइनस का 2 आया, तो ये और ये हाइड हो गया, तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस 2 इंटू 4, समझ पा रहे हो, प्लस फिर एलिमेंट 1 है, ये और ये हाइड करा, 2 इंटू 3 6, माइनस का 2, बस ये सॉल्व कर लेंगे, ये -5, ये -2 हो रहा है तो +4 हो गया और ये 4 हो गया, 8 - 5 कितना आ गया 3, आया इसमें। तो 2 क्रॉस 2 के लिए कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज करो, बस रूल ये वाला याद रखो कि एलिमेंट के पहले कौन सा साइन लगाना है। अब जैसे ऐसा है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स वे में दे दिया है, 2023 का है, बोला है दिस इज इक्वल टू दिस, बोला ई की वैल्यू बताओ। अब अगर ई बताना है और सब जगह एक्स देख रहे हो तो क्या करना चाहिए, 0। एक्स को सिंपली 0 पुट कर दो, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, तो आप LHS RHS में सेम वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं एक्स को 0 पुट करूंगा, देखो कितना आसान हो गया, ये 0 -1, ये 3, ये 1, ये 0 -4 -3 4 और ये 0, और ये सारे टर्म 0 हो गए, सीधा ई आ गया कि नहीं आ गया। और ये इसकी सिमेट्रिक और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, माइनस टाइम्स आ रहा है, और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट क्या होता है, ऐसे करने होते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, आया सबको समझ में। सर पर ये 0 लेने का मतलब, क्योंकि हमें ई निकालना ABCD से मतलब नहीं है, और चांस की बात है ABCD 0 हो सकता है अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूं, क्योंकि इक्वेशन है ना, अगर कोई चीज़ आप LHS RHS में रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन है वो, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। अगर हाँ डी पूछ लेता, अब देखो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, डी पूछ लेता तो इसको देखो करने के 2 तरीके हो जाते हैं, ठीक है। एक तरीका है भैया इसको एक्सपेंड करो, ये आएगा बहुत बड़ा सा, उसमें जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और है, डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि अगर तुम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, सुनना मेरी बात, ई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा डी, और इधर डिफ्रेंशिएट हो गया, तो अगर डी इधर आया है तो एक्स की रू फिर 0 रख दो। सर बट 3 मैट्रिक्स होंगे डिफरेंशिएट करके, तो आता तो आसानी है ना, समझ रहे हो बात को। तो डिफरेंशिएशन अभी बताया नहीं, जब बता दूंगा तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। तो एक लॉजिक डिफरेंशिएशन से भी है, ठीक है। एक तरीका क्या हुआ, सिंपल मल्टीप्लाई करो, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, मतलब पूरा, और कंपेयर कर दो, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो डी है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। एक और चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट 0। हाँ, अब देखो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद रखना, यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना, पेपर में आएगा भी क्या, अगर कोई इफ अ रो कॉलम इज 0, मतलब अगर देखो डिटरमिनेंट जो है हमने ये तो पता है कि 3 एलिमेंट से निकालते हैं, कुछ डायरेक्ट स्टैंडर्ड याद रखने हैं। कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो जाए, यानी कि 0 0 ऐसे आ जाए कहीं, कोई भी रो या कॉलम, तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है 0, ये डेल मतलब डिटरमिनेंट, ठीक है। इफ रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, यानी कि ये 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 आ गया, और यहाँ लिखा 7 6 7, तो अगर कोई भी 2 रो सेम आ जाए या कॉलम सेम आ जाए तो उसका भी डिटरमिनेंट क्या होता है 0। इवन कोई भी 2 रो या कॉलम प्रोपोर्शनल आ जाए, यानी कि 1 का डबल 2 कर दिया, 1 का डबल 2 कर दिया, 7 का डबल 14 कर दिया, यानी इस कॉलम का डबल यहाँ लिखा है 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 7 का डबल 14, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या होगा 0। तो 3 कंडीशन है क्या, कि अगर कोई भी एक रो में सारे एलिमेंट 0 हैं या कॉलम में तो डिटरमिनेंट 0, या फिर कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं यानी सेम है तो 0, या फिर अगर कॉलम प्रोपोर्शनल हैं या रो प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो भी डिटरमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर होगा। अगर किन्हीं भी 2 रो को या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो, ठीक है, मान लो इधर ऐसे 1 2 3 लिखा है
इधर 4 5 6 लिखा है, यहाँ 1 -1 2 लिखा है, और तुम्हारा मन कर रहा है ऐसा है मैं रो को इधर से इधर करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, तो तुमने 4 5 6 को ऊपर कर लिया, 1 2 3 को नीचे कर दिया, तो फिर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी डेल जो है वो किससे चेंज हो जाएगा, माइनस डेल से, ठीक है। और इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी ट्रांसपोज कर रहे हो, ये मैंने पहले ही बता दिया, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अपने डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली वाली प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है कि अगर आप किसी रो को इंटरचेंज कर रहे हो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। अगर किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो सब में जाता है, ये उसके अकॉर्डिंग जाएगी जहाँ तुम्हें नीड है। तुम्हें लग रहा है पहले रो में करना है, पहले रो में कर लो, तुम्हें मन कर रहा है पहले कॉलम में करना है तो पहले कॉलम में कर दो, यानी के ए के पी के यू, रिमेनिंग वैसी रखो बी क्यू वी सी आर डब्ल्यू, समझ रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। यानी कभी कॉमन लेना है तो भी तुम्हारी मर्जी है, किसी भी रो से कॉमन लो, किसी भी कॉलम से कॉमन लो, और एक बार में एक जगह से कॉमन मिलता है, या तो एक रो से मिलेगा या फिर एक कॉलम से मिलेगा एक बार में। ये नहीं कि तुमने एक साथ ही ऑपरेशन तो लगा सकते हो कॉमन लेने के, लेकिन कॉमन एक रो से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गई प्रॉपर्टी। तो ये मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में डिफरेंस है, मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई होता है, डिटरमिनेंट में किसी एक मैट्रिक्स या कॉलम में होता है। जैसे ये देखो कब आया है, 2021 में आया है, डेल इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, और फाइंड आउट ये करना है। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि ये आंसर बहुत आसान से हैं, पी डेल क्यू डेल, इसका मतलब इसमें पक्का कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, डिटरमिनेंट नहीं निकालना होगा पूरा, ठीक है। तो आप ये देखो इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, A1 A2 A3 सब सही दिख रहा है, B1 B2 सब सही दिख रहा है, C1 C2 सब सही दिख रहा है, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, P। तो मैं P को बाहर ले लेता हूँ पहले कॉलम से, और यहाँ Q कॉमन मिल रहा है, Q ले लो, यानी मैंने एक बार में P कॉमन लिया पहले कॉलम से, Q लिया थर्ड कॉलम से, तो मेरे पास जो बचा वो A1 A2 A3 बचा, B1 B2 B3 बचा, और ये C1 C2 C3 बचा, और ये किसके इक्वल है, डेल के। तो QP इंटू डेल आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, डी है, आया इसमें कौन सा, अच्छा P प्लस Q ऐड कहीं हो रहा था, इसमें ऐड हो ही नहीं रहा, कोई ऐड हो रहा था कोई ऑपरेशन। अब हमें यहाँ से एक चीज़ और सीखनी है कि कॉमन तो ले लिया, अगर कभी किसी में हमें ऐड करना पड़ जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ लिखा है, इधर लिखा है A प्लस बी, इधर लिखा है B प्लस सी, इधर लिखा है C प्लस ए, इधर है A B C, इधर है B C A, ऐसा कुछ है, और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब डायरेक्ट मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है ये मेरा कॉलम 2 है और ये मेरा कॉलम 3 है, तो कॉलम 2 में अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी कि आप दो रो को या दो कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हो, दो को 3 को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये है, तो पहले कॉलम में कुछ नहीं हुआ, जैसा रहने दो। अब मैंने जब ये ऑपरेशन लगाया यानी कॉलम 2 में, अच्छा कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर रहे हो, तो कैसे ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट ये, तो ये है A प्लस बी, ये B प्लस सी, ये C प्लस ए, और ये थर्ड कॉलम ऐसे ही रहेगा। समझ में आई बात। इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्या हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम आ गया, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा। तो अब हमें अपने माइंड को कैसे डेवलप करना है कि अच्छा वो सब तो ठीक है प्रॉपर्टी, अगर कहीं पे भी कुछ ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, दो कॉलम को ऐड करके या माइनस करके, या इवन किसी कॉलम में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। क्या पॉसिबल नहीं है, बस वो मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि C1 में C1 मल्टीप्लाई C2, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड पॉसिबल नहीं है। मतलब आप प्लस कर सकते हो, किसी कॉलम का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हो, वो सब पॉसिबल है, ठीक है। और कोशिश क्या करनी है कि कोई भी रो या कॉलम सेम हो जाए, ठीक है। और एक बात, जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें सेम रिजल्ट ही मिले, ऐसा तो नहीं कि हमेशा आंसर 0 ही आ जाए, ऐसे क्वेश्चन डिजाइन हो, लेकिन तुम्हें प्रायोरिटी ये रखनी है कि अगर कोई वेरिएबल फॉर्म वाला क्वेश्चन है तो कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट सेम आ जाएं, क्या आ जाएं, सेम। उससे फायदा ये होता है वो कॉमन आ जाए, क्या आ जाएगा, और कॉमन आ गया
तो 3 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। एक मैंने लिया इस पे क्वेश्चन, वो समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। पहले एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट में किसी भी कॉलम में किसी भी रो में 2 एलिमेंट का सम करके लिखा हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हो। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम रहेगा दोनों में, पहले वाले में पहले वाले एलिमेंट लिख दो और दूसरे वाले में दूसरे एलिमेंट लिख दो इधर वाले। समझ में आया? तो ये पॉसिबल है, जैसे कॉलम में ऐसा ही रो में। ठीक है सर अगर ये सेकंड रो में होती तो सेकंड, हाँ, मतलब अगर इधर होगा तो इधर कर लोगे, जैसा जहाँ पे भी है, और एक ही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी कुछ ऐड हो रहा है और तुमने 2 ही पार्ट ब्रेक करा, तब और ब्रेक करना पड़ेगा फर्दर। हाँ, सेकंड वाली रो तो पेपर में ऐसा देते नहीं, एक ही में देंगे एडिशन। ठीक है, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो देखते हैं इसमें क्या है। ए बी सी, देखो वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन है, तो पहले आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है ऐसे क्वेश्चन में, ये देखो क्या किसी को ऐड करके कुछ आसान हो सकता है क्या? बताओ, कुछ ऐड करके कुछ हो रहा है क्या? लगाओ दिमाग। सर बी रो ये C2 और C3 को ऐड करेंगे तो ABC बच जाएगा, फिर उसके बाद C1 और C2 को ऐड करेंगे तो उसमें 1 1 1 बच जाएगा। अगर मैं सीधा C1 में लगा दूं C1 प्लस C2 प्लस C3 कैसा रहेगा? हाँ सीधा देखो, अगर माइनस ए में ये ए ऐड होगा तो ये कटेगा, माइनस बी में ये बी कटेगा, सी सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो हमें ये ऑपरेशन ढूंढना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन लें जिससे हमारा एलिमेंट कम हो जाए। तो मैंने सोचा अच्छा यहाँ पे कौन कैंसिल कर रहा है, तो दिखा कि ये ऑपरेशन लगा दिया जाए कॉलम 1 में, तो ये वेरिएबल सारे कट जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी। आसान हो गया ना? तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि उसका डिटरमिनेंट तुरंत ही 0 आ जाए, लेकिन आपने अगर सेम एलिमेंट ले आए हो तो फिर भी आसान हो जाता है। कैसे भी बताता हूँ। ये 1 1 समझ में आया? बाकी सब जैसे हैं वैसे रहने दो। ये आ गया। अब और क्या हो सकता है बताओ? या मैं एक्सपेंड करना पड़ेगा डायरेक्ट, या कुछ अभी भी हो सकता है क्या? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा या इधर एक ABC बच जाएगा। C2 में अगर ऐड कर दूं C2 प्लस C3 तो क्या होगा ना, ये BC कट जाएंगे, इधर CA कट जाएगा, इधर AB कट जाएगा, तो क्या बचा 1 1 1 ABC B प्लस C प्लस A प्लस B। आ गया? और इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कर सकते हो, एक और तरीका है ना, अगर मैं C2 में C2 प्लस C3 कर दूं तो इधर क्या आएगा A प्लस B प्लस C, इसमें भी क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C, इसमें भी क्या आ जाएगा, और वो कॉमन आ जाएगा, और फिर वो कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 1 1 ये भी 1 1 हो जाएगा, 0 लिख सकते तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं C2 में ऑपरेशन लगा दूं C2 प्लस का C3 तो ये आया 1 1 1, ये ऐड करोगे तो ये A प्लस B प्लस C, ये भी तुम्हारा आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C। आया समझ में? और थर्ड कॉलम सेम रहने दो, ऐसे लिखा है मान लो ये। तो जैसे ही मैं A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकता हूँ, मुझे पता है ना किसी कॉलम से या रो से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने A प्लस B प्लस C ले लिया कॉमन, तो ये 1 1 1 ये भी 1 1 हो गया, और ये रहेगा थर्ड कॉलम ऐसे। लेकिन 2 कॉलम अगर सेम है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। तो हमें ये अप्रोच सीखनी है कि कैसे उसको 0 करा जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट सोचो सॉल्व करने जाओगे कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। सर समझ रहे हो? ये टेबल पेन करने के बजाय हम हाँ मेंटली करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना सोच भी सकते हैं ना हाँ कि हम बिल्कुल, देख के- मेंटली प्रॉपर्टी सोच पाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी और आ जाएगा प्रॉपर्टीज का। ठीक है, बोला है ये कुछ रिजल्ट दे रखा है, ये कुछ रिजल्ट दे रखा है, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन से आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं कि हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करते हैं। तो मेरे पास लिखा है ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। सर ये तो तीनों ही प्रोपोर्शनल है कि हम 0 नहीं लगाओ। प्रपोर्शनल कहाँ है? ये प्रपोर्शनल थोड़ी ना वो। अच्छा वो एक मिनट अब आपको कोई नया क्वेश्चन जो वेरिएबल फॉर्म का सबसे पहला अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है क्या क्या स्टेप होते हैं। जैसे होता है ना, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, 10th के 11th फिर 12th लाइन से चलते हो ऐसे। इसमें क्या सबसे पहले देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, सबसे पहला स्टेप। हाँ
हाँ ले सकते हैं। पहला स्टेप ये होता है, पहला स्टेप है कॉमन, देखो मिल रहा है कॉमन, मिल रहा है, इसमें ए कॉमन मिल रहा है, इसमें बी कॉमन मिल रहा है इसमें, तो एक मैंने ए लिया कॉमन कॉलम 1 से, बी कॉमन लिया बी कॉलम 2 से, सी लिया इससे, तो यहाँ बचा 1a स्क्वायर, यहाँ बचा 1b स्क्वायर और यहाँ पे 1c। फिर देखना है क्या मेरे पास कोई एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे कोई भी रो या कॉलम में सारे सेम एलिमेंट आ जाएं। अगर मैं इसको ऐड करूँगा नहीं आएगा सेम एलिमेंट, इसको ऐड करूँगा नहीं आएगा एलिमेंट, इसको ऐड करा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। चलो ये स्टेप हो गया अब रिजेक्ट, जो अभी तक हुआ था 2 क्वेश्चन में शुरुआत के भी करे थे कि हमने ऐड वेड करा कॉमन आ गया था, यानी बस शुरुआत में कॉमन मिला, अब कॉमन नाम का कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ऐड करूँगा या माइनस करूँगा नहीं हो रहा है। अब है थर्ड स्टेज कि अगर तुम्हारे पास 3 1 आ चुके हैं, 3 1 किसी भी रो में या किसी भी कॉलम, 2 को 0 बनाओ, क्या करूँ, क्योंकि 2 को अगर तुमने 0 बना दिया, हमें पता है 3 एलिमेंट से डिटरमिनेंट निकलता है, तो अगर 2 0 हो जाएंगे तो एक्सपेंड किससे करना पड़ेगा, सिर्फ 1 से ही काम हो जाएगा। और मेरे पास ये 3 1 मुझे दिख रहे हैं, तो अब आपको इनको 0 करना है, चाहे इन दोनों को 0 कर दो चाहे इन दोनों को 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, C2 में ऑपरेशन लगा दिया C2 माइनस का C1, और C3 में भी ऑपरेशन लगा दिया C3 माइनस का C1। समझ में आई बात, इसको रेफरेंस मान लिया और ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 2 को इसको 0 बनाने के लिए इसको 0 बनाना, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ABC, पहले कॉलम में आप कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हो तो 1a स्क्वायर रहेगा, कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा रहे हो आप, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस a हो गया, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे ये 0, c में ये a माइनस होगा c माइनस a, और ये c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब देखो इस वाले कॉलम में हमें b माइनस ए मिल रहा है कॉमन, क्यों, क्योंकि ये क्या है b प्लस ए b माइनस ए, और ये क्या है c प्लस ए c माइनस ए, ये क्या है अल्टीमेट, ये कहीं ना कहीं हमारा, ओहो देख रहा है ये अपना खेल खेल रहा है, इसको सबक सिखाता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो इसका मतलब क्या है, ये है b प्लस ए b माइनस ए, हाँ ये क्या है c प्लस ए c माइनस ए, इसका मतलब है इस कॉलम में b माइनस ए कॉमन लिया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो 0 ही है। तो ABC मैंने इस वाले कॉलम से लिया b माइनस ए कॉमन, इस वाले से ले लिया c माइनस ए कॉमन, तो क्या बचा, ये तो 1a स्क्वायर, ये 0 इधर 1, इधर क्या बचेगा b प्लस ए, इधर 0 1 c प्लस ए, यही तो आएगा। अब कर दो एक्सपेंड, क्या दिक्कत है, इस रो को अगर एक्सपेंड करोगे सिर्फ किससे खोलना पड़ेगा, इसको 1 से, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ABC b माइनस ए c माइनस ए, और यहाँ पे आएगा c प्लस ए, बीच में माइनस लगाओगे तो माइनस का b माइनस का a आएगा, ये आ गया ABC। अब देखो इसको मुझे अगर a माइनस बी बनाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो माइनस में इसको दे देता हूँ, तो ये बन गया a माइनस बी, ये माइनस जो इससे निकाला वो इसको दे दिया, तो ये बन गया b माइनस सी, और ये c माइनस ए। क्लियर है क्या, अब सब कुछ दे रखा है, देखो a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए 2 है, यानी ये वैल्यू पूरी 2 है, और ABC कितना है 6 है, तो कितना आंसर हो गया 12 हो गया। आया समझ में। अब तुम्हें एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर 1 1 हो फिर ABC हो और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो, बहुत जगह यूज होगा, और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, नहीं वो नहीं कंपलसरी, मैं इसलिए इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अरे ये आज ज़्यादा अपने आप को समझ रहा है, ये नहीं जान रहा कहाँ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिजल्ट आप याद रखें, क्योंकि मैंने कहा ना पेपर में क्या है क्वेश्चन कुछ बनाते ना प्रीवियस उठा लेते हैं, तो वो इसको आप देखोगे कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे। सर उस वाली मैट्रिक्स का भी याद नहीं उसका याद नहीं रखो, क्योंकि ये तो कॉमन लेके हो जाएगा, ये आएगा घुमा के, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड कह सकते हो है कि भाई अगर 1 1 है फिर ABC है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसका रिजल्ट ये आता है, आप लिख लीजिए इसको, क्योंकि पेपर में दे देंगे, और ऐसा आपको पता है जब मैं पढ़ाता हूँ कुछ इस टाइप का तो आता ज़रूर है।
ठीक है सर आता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है ना कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया? क्या जी? मैं कहा कुछ लिख रहे हैं, एक दो लोग लिख रहे हैं स्टैंडर्ड, तो लिख लो भाई, ठीक है। चलो अब देखो, ये देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और 2024 में दिया है। इससे आपको जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई हैं वो एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगी, और इसमें भी मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताऊंगा जो आपको याद रखना है। इस पर 3-4 बार क्वेश्चन आया है, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन 3-4 कवर कर दूं, तो इसमें क्या क्या है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी आप फॉर्मेट देखिए। चलो ये तो चलो ठीक है, एक बकवासी लिखी हुई ऊपर, इसका लेना देना है इस क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मली इसका हर क्वेश्चन में नहीं आएगा ये, ठीक है। मेरे ये डिटरमिनेंट, उससे फिर हम डिसाइड करेंगे ये क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई रिलेशन दे रखा है, उसका रोल कहाँ है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले इस डिटरमिनेंट पे फोकस करते हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से 2-3 रिजल्ट आएंगे, वो सारे रिजल्ट काम के हैं और सारे कभी स्टेटमेंट में आए हैं क्वेश्चन, कभी डायरेक्ट पूछ लिया है, और उसका रिजल्ट आपको याद रखना है। जैसे मैंने इसका बोला ना कि आप इसका रिजल्ट याद रखें कि भाई अगर 1 ABC है और इधर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, ऐसी ये बहुत बार आया है। सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिमेट्री मैट्रिक्स से क्या कर लोगे, ठीक है, कुछ नहीं है। सुनो क्यों होता है? सुनो, अब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, पहला स्टेप क्या सिखाया था, कॉमन। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है, पहला स्टेप अब नहीं हो सकता। दूसरा स्टेप क्या था, क्या किसी ऑपरेशन को लगाने से क्या हमारा कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सेम आ सकता है? सोचो। ना फाइनल आंसर ठीक है, लेकिन पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। फाइनल आंसर 0 है। अब छोड़ो ना, इसके बीच में से बोल के ना फ्लो खराब कर दिए कि नहीं। असल लोग यार 0 ही आएगा यार, कुछ हो रहा है। वो ट्रिग्नोमेट्री बाद में, पहले डिटरमिनेंट के बारे में सोचते हैं। बताओ पहला ऑपरेशन बताओ क्या लगेगा इसमें, सॉल्व करना है। कितनी कितनी होती है? तो माइनस कॉमन, ठीक है। तो देखो एक ऑपरेशन दिख रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। अगर मैं C1 में ऑपरेशन लगा दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, देखो ना ये एलिमेंट अगर इधर ऐड हो जाए तो A प्लस बी प्लस सी, बी में C और A ऐड होगा तो ये भी तो A प्लस बी प्लस सी बनेगा, और ये भी A प्लस बी प्लस सी नहीं बनेगा। आप कैसे देख पा रहे हो, हम नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी अभी तक, ठीक है। ठीक है, तो अब बताओ, अब मैंने जो बताया उससे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? क्या मेरी आंखों से देख पा रहे हो? ठीक है, मेरी आंखों से डिटरमिनेंट की दुनिया देखी, ठीक है, समझ रहे हो क्या? हाँ वही देना ही पड़ेगा, यही बच्चा और क्या है कि नहीं। चलो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाओगे, और देखो पहला स्टेप मैंने बोला था कि कॉमन लेना है, कॉमन मिल नहीं रहा था। दूसरा ऑपरेशन सोचना है, कुछ ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके सेम एलिमेंट हमारे पास आ जाए तो वो आ सकता है, ठीक है। तो जब ऐसे ही ये लगाया तो ये बन गया A प्लस बी प्लस सी, ऐसे इसमें भी बी सी ए ऐड होगा तो ये A प्लस बी प्लस सी, ऐसे ये ऐड होगा C प्लस ए प्लस बी यानी A प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम रखो, A प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा तो क्या आएगा 1 1 1 बी सी ए बी, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या सिखाया था, अगर 3 1 आ गए हैं तो क्या करोगे, 2 को 0 कर लो, ठीक है। तो इसको और इसको 0 अगर मुझे करना है तो मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया, हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा ना इसको, इसमें माइनस। अगर देखो वर्टिकली काम करते हो तो कॉलम लगता है, हॉरिजॉन्टल माइनस करना है तो R लगाना है। तो R2 में लगाया R2 माइनस का R1। अभी मैं सॉल्व करके आपको इसलिए पूरा दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आप इसका स्टैंडर्ड याद रखना। ये साइक्लिक ऑर्डर में आ जाए ना, A B C B C A C A B, इसका रिजल्ट अभी जो आएगा वो याद रखना आपको, ठीक है। R2 माइनस R1 करोगे और R3 में लगा दो R3 माइनस R1, तो A प्लस बी प्लस सी, ये 1 बी सी, 1 माइनस 1 0,
ये c माइनस बी, a माइनस सी, 0, a माइनस बी और b माइनस सी। क्लियर है क्या ये स्टेप? चेक कर लो। अब आपको इस कॉलम से एक्सपेंड कर दो क्योंकि दो एलिमेंट जीरो हैं, यानी इससे एक्सपेंड करना है तो ये मल्टीप्लाई बीच में ये, तो a प्लस बी प्लस सी। चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी सी, ये तो इधर से आया, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करने, लेकिन बीच में माइनस भी आता है तो a इंटू ए स्क्वायर आएगा, लेकिन बीच में माइनस आता है। आप अपने हिसाब से करना, मैं कर रहा हूँ माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए सी, फिर माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस का ए बी और माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस का, एक मिनट, ये हुआ प्लस, BC तो अंदर कट जाएगा। नहीं बी सी कटे बढ़ रहे हैं, हाँ, 0 ये माइनस के बी सी आ रहा है ना, हाँ। ये ए बी, हाँ सही है, ठीक है। तो बी सी से बी सी क्या हो गया? अंदर ही अंदर। कैंसिल। अब क्या बचा देखो, हाँ जी, यहाँ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो ये a प्लस बी प्लस सी है, तो ये कितना आ गया? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ है तुम्हारा ए बी बी सी और सी ए। अब इस पे देखो कितने बार क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा गया इस रिजल्ट के बाद। इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आया माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब सुनो, इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया ये, और आपको फ्यूचर में याद भी रखना है कि इसका रिजल्ट जो है वो ये आता है, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। क्या क्या बना है? पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कैसी होगी। ऑप्शन दे देंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है हमेशा वो आती है नेगेटिव। कैसी आती है? नेगेटिव। और उस कंडीशन में लेके एक बात ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि ए बी सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। अब ये कैसे नेगेटिव आता है वो समझ लेते हैं। ये a प्लस बी प्लस सी है। अगर मैं इस वाले रिजल्ट में 2 से डिवाइड कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c आ जाएगा। बताओ, ये 1/2 बाहर कर दिया, a प्लस बी प्लस सी। अब ये ध्यान से देखना, अगर मैं एक a स्क्वायर ले लूँ, एक b स्क्वायर, ये 2ab, तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा? एक b स्क्वायर ले लूँ, एक c स्क्वायर, ये 2bc, तो क्या b माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा? ऐसी सिमिलर c माइनस ए का होल स्क्वायर बन रहा होगा। आप ओपन करके देखोगे यही रिजल्ट आएगा। बात समझ में आई इतनी? अब आपको पता है किसी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, और ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू और बाहर लगा है माइनस, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं इसमें a और b और c कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं, तो जब ये इक्वल नहीं है तो जीरो कभी हो नहीं पाएंगे, और हमेशा कैसे आएंगे? पॉजिटिव। ए बी सी मैंने बोल ही दिया है पॉजिटिव है, तो बाहर लगा है नेगेटिव, तो क्या आंसर हुआ? नेगेटिव। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन क्या बना कि ये आ जाए डिटरमिनेंट ऑप्शन में दे दे, और ये दो कंडीशन, ए बी सी पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर a नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, और क्या बना है क्वेश्चन इस पे? नॉट इक्वल टू तो जीरो कैसे इंक्लूड हो जाएगा? अगर a इक्वल टू बी हो गया तो ये जीरो हो गया, जीरो जीरो, अगर इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो जीरो नहीं होगा। हाँ ठीक है। अब सुनो और क्या आया इस पे, कि इस रिजल्ट को देख के एक आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए। माइनस तो बाहर है, ये एक आइडेंटिटी होती थी 9th क्लास में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का, तो कोई स्टेटमेंट में दे दे कि भाई इसका जो आंसर है वो ये है, तो पता होना चाहिए कि यही आता है। तो क्या दो क्वेश्चन हो गए कवर? क्या एक तो ये पूछा इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है वो निकाल ली, दूसरा इसकी वैल्यू कैसी आएगी वो भी डिस्कस कर लिया, और क्या आ सकता है? ये आ सकता है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। आपको ये कंडीशन जो दे रखी है वो किस लिए दे रखी थी? क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो या तो ये आया है या तो ये आया है। क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब अभी कुछ और ऐसा रिजल्ट यूज हो रहा है जिस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमारा रिजल्ट ये तो ये आना चाहिए था या फिर ये, लेकिन वो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है।
तो पक्का ये टाइम पास के लिए नहीं, कुछ तो काम का दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन, सब पे क्यूब है ना, और 3 साइन है। साइन क्यूब ए दे रखा है, साइन क्यूब बी दे रखा है, साइन सी क्यूब सी दे रखा है, इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, ये दे रखा है। अब वो जो पढ़ा था ना हमने जब ए ट्राइंगल में, प्रॉपर्टी जब ट्राइंगल नहीं पढ़ा था, साइन ए अपॉन ए, साइन रूल, साइन ए अपॉन ए, अभी याद आ जाएगा, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, किसके इक्वल होता था? के, साइन रूल भूल गए? ठीक है, तो साइन रूल यूज हो रहा है थोड़ा सा। तो साइन ए की वैल्यू जो है वो इस वाले रिजल्ट से किसके इक्वल आ जाएगी? के ए के। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सब कुछ ए बी सी के फॉर्मेट में है, तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री हटानी पड़ेगी ना। तो ट्रिग्नोमेट्री से साइड तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है साइन रूल, क्योंकि साइन में दे भी रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से साइन बी किसके इक्वल आएगा? के बी। साइन सी किसके इक्वल आएगा? के सी। सर ये सेम कॉस में भी था, कॉस नहीं, में अलग कॉस में अलग फॉर्मूला था। कॉस में होता है हमारा फॉर्मूला कॉस ए का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो कभी यूज हो जाए तो ये भी याद रखना, कोसाइन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अप्लाई करते हैं। जब साइन ए को मैंने ये रखा तो क्या ये के क्यूब ए क्यूब आएगा, ऐसे ये आ जाएगा के क्यूब बी क्यूब, ऐसे ही यहाँ साइन सी रख दो तो के क्यूब सी क्यूब आएगा, 3 के ए के बी के सी। यहाँ से के क्यूब मिल रहा है कॉमन, यहाँ से आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 के क्यूब ए बी सी। के क्यूब कट गया, तो क्या हमें रिजल्ट मिला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। या इसको इधर ले जाऊं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc किसके इक्वल आ गया? तो क्या हमारा ये रिजल्ट आया था डिटरमिनेंट ये, और ये किसके इक्वल आया है? 0। ठीक है, और एक आइडेंटिटी और याद रखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc तभी होता है जब ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 0। इसका मतलब इस वाले रिजल्ट से भी कर सकते थे इसको कि भैया वो रिजल्ट आ चुका है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 0। इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में मान लो ये होता और ऑप्शन देता ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो पता हो ना, क्योंकि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc आया है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए था? 0। तो कितने सारे रिजल्ट एक क्वेश्चन में कवर हो गए हैं, समझ रहे हो? तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन था और 2024 में इसलिए आया भी है। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, इसमें तो अलग ही तरीके से कर रखा है। देखो इधर ये भी 2024 का है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन घुमा दिया थोड़ा सा, का कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए। सबसे पहले ये C94 लिखने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है, हम वो लिखते हैं उस तरीके से। C94 का मतलब क्या है? 9C4 ऐसे लिखते हैं, तब हमें प्रॉपर्टी लगाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो पहले तो मैं उस फॉर्मेट में लिखता हूँ। 9C4 है ये 9C3 है, ये 10CN-2 है। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट 0 दे रखा है, यानी पक्का है कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कोई भी पूरी रो 0 हो जाए, कोई भी कॉलम 0 हो जाए, या फिर 2 कॉलम सेम हो जाए, यही सब है। तो कोशिश करनी कि 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाएं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। 11C6 है, 11C5 है, 12CN है, MC7 हो गया, MC6 हो गया, और इधर M+1CN+1 है, और ये 0 के बराबर है। अब यहाँ थोड़ी फीलिंग आपको आनी चाहिए कि इन दोनों को ऐड करने पे 1 नंबर का डिफरेंस है। कुछ याद आया कि प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन में क्या थी? 10C4 देखो कैसे लगती है। अगर 9C4 प्लस 9C3 है, ये दोनों अगर मैं ऐड करूं, अगर ये दोनों नंबर सेम होते और इसमें 1 का डिफरेंस होता है, तो ऊपर वाला जो सेम है उसमें 1 ऐड होता है, और नीचे जो है जो बड़ा नंबर होता है वो आता है। ये प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है। अच्छा, क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे 10 है ना, और यहाँ पे भी 9 की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सीधी बात है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले तो यहाँ नहीं लगवाएगा। ठीक है, कि मतलब तुम पूरा NCR का वो वाला फॉर्म लगा रहे हो, n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 4 फैक्टोरियल इंटू, फिर इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, फिर इसकी वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, उतना तो नहीं करवाएगा, ओ करवा भी रहे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल लग रहा है। ठीक है, तो चले लगवा लिया। सर आपने तो बोला तो लगती नहीं है प्रॉपर्टी, देखो लगाना पड़ गया था पेपर में, आपकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैं तो पास हो जाता। वही क्वेश्चन आपने नहीं करवाया सही से। ठीक है,
और छोड़ देंगे तो फिर तो ये तो सारे क्वेश्चन ले जाएगा हमारे। चलो, तो इन दोनों को अगर मतलब ऑपरेशन लगा दूं C1 में C1 प्लस C2, तो ये दोनों जब ऐड होंगे, मैंने बता दिया प्रॉपर्टी क्या करते हैं, जब ऐड होता है तो एक इंक्रीज करते हैं और नीचे बड़ा नंबर आता है तो 4 आ जाएगा। जब ये दोनों ऐड होंगे तो 11 में एक ऐड हुआ 12C, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 6, M में एक ऐड हुआ तो M प्लस 1 और C 7। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम रहने दो। सर फर्स्ट और थर्ड कॉलम बराबर कर देंगे। अब देखो, अब आपको फीलिंग आ रही है कि ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो सकता है। हाँ, तो n की वैल्यू यहाँ 4 है नीचे, यहाँ n-2 है, तो अगर n-2 4 के इक्वल हो जाए तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू डायरेक्ट 6 ही आ गया सेकंड। तो बस 6 आ गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ 6 रखोगे 6 - 2 कितना हो गया 4, तो ये और ये सेम आ जाएगा। यहाँ भी देखो ये 6 है, 6 आ गया, 6 + 1 7 आ गया। क्या ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो गया, दो कॉलम सेम है, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा जो चाहिए, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। समझ में आई बात, कितना आसान हो गया। लेकिन वो प्रॉपर्टी और इस बारे में सोच पाओ उस टाइम, मेन तो होता है कि भाई पेपर दे रहे हो उस टाइम दिमाग आ जाए इस तरीके का, ठीक है, वो एक बात है। अब देखो ये भी आया कब 2023 में, डिटरमिनेंट दे रखा है ABC अल्फा के टर्म्स में, और कुछ हमें बता रखा है कि अगर इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल करते हो तो ABC जो है वो ये तो GP में आ रहा है या फिर AP में आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, चाहे किसी भी चैप्टर में आए। एक वो वो थोड़ा डिसोरिएंट हो जाता है कि फर्स्ट करे सेकंड कहाँ। अब मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, देखो इधर, ठीक है, आज मैं डिटरमिनेंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट मुझे सॉल्व करना है और फिर बाद में उसको 0 करना है। पहले वाले पार्ट में पहला स्टेप, किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, मुझे अभी फोकस करना है इस डिटरमिनेंट पे। क्या लिखा है, A अल्फा प्लस B C B अल्फा प्लस C, A अल्फा प्लस B अल्फा प्लस C और 0। अब मैंने आपसे बोला है कि सबसे पहला स्टेप डिटरमिनेंट सॉल्व करने क्या होता है, क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन है किसी रो में कॉलम में, देखो पहले सर इसमें कुछ तो हो गया। देख लो, कुछ कॉमन नहीं है, अल्फा और ऐड होके भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्फा आपको मिल जाएगा सर, हमें नहीं मिलेगा। नहीं मुझे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है किसी भी रो किसी भी कॉलम में। तो दूसरा ऑपरेशन, क्या किसी को ऐड करके रो को या फिर कॉलम को कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो, तो देखो दिख तो रहा है कि ये A है और इधर A अल्फा है, तो A में अगर अल्फा ऐड कर दूं और देखो B को ऐड कर दूं, यानी कि C1 में ऑपरेशन लगा दूं अल्फा टाइम्स, अल्फा कांस्टेंट नंबर है, अल्फा टाइम्स C1, तो ये अल्फा ये हो गया। B प्लस में चाहिए और इसको सेम करना है मुझे, तो ये कॉलम 2 में है, तो क्या कॉलम 2 ऐड कर देना चाहिए। देखो ये ऑपरेशन, A के साथ मुझे अल्फा चाहिए, तो A मान लो पहला कॉलम है, तो अल्फा C1 करा, और देखो यहाँ पे भी B अल्फा आ जाएगा ना, तो B अल्फा चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला नहीं हो पाएगा ना। हाँ तो कुछ तो बना ना सेम, तो दो एलिमेंट सेम हो 0 कर दूंगा ना उनको मैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, सेम हो सकता है कुछ। अभी मैं लगा दे रहा हूँ, तो आया A अल्फा प्लस B, इधर हो जाएगा B अल्फा प्लस C, इसमें लगाओगे तो ये आएगा अल्फा का मल्टीप्लाई करना, तो A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा, और ये ऐड करना है यानी B अल्फा प्लस का C, ठीक है। हाँ वो 2B अल्फा हो जाए, क्लियर है यहाँ तक। बाकी कुछ मत करो सेकंड कॉलम में, यानी B अल्फा प्लस C, इधर A अल्फा प्लस B अल्फा प्लस C और ये 0। समझ में आया। अब मुझे दो एलिमेंट ये सेम दिख रहे हैं इधर, तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि मैं C1 में ऑपरेशन लगा दूं C1 माइनस C3, तो ये दो तो 0 हो जाएंगे ना कम से कम। तो क्या आया देखो 0 0, अब ये 0 माइनस होगा तो यही आएगा, यानी A अल्फा स्क्वायर प्लस का 2B अल्फा प्लस का C, यही तो आएगा। और ये सब सेम रहेगा B अल्फा प्लस C, A अल्फा प्लस B अल्फा प्लस C और 0। यहाँ तक क्लियर है। अब कर दो डिटरमिनेंट एक्सपेंड, किससे करना चाहिए, इस कॉलम से, तो दो एलिमेंट 0 है ना, तो जब इससे एक्सपेंड करोगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो रहेगा एलिमेंट, यानी A अल्फा स्क्वायर प्लस का 2B अल्फा प्लस C, ये तो आएगा ब्रैकेट, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो B इंटू B स्क्वायर अल्फा प्लस BC, बीच में माइनस AC अल्फा
माइनस बी सी, इतना आया रिजल्ट। और बी सी से बी सी क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली हमारे पास दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, और यहाँ से आया है बी स्क्वायर अल्फा माइनस का ए सी अल्फा। और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल था, पहले वाले पार्ट में बोला है इसको जीरो के इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, जीरो के। तो एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो। तो एक बार मैंने इसको जीरो करा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी को, और एक बार इसको जीरो कर रहा हूँ। तो यहाँ से आया बी स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए सी अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया। तो यहाँ से आया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, किसकी कंडीशन है, बी स्क्वायर ए सी होती है जीपी की कंडीशन, काम खत्म, एक पार्ट हो गया सर। आया समझ में। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई हैं, अगर उसको आप अप्लाई करते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, क्या, हाँ इसमें यही लगेगा, ठीक है। डेल के साथ ए बी सी लिखा और अल्फा लिखा है, यानी ए तुम्हारा 7 दे दिया है, बी तुम्हारा 4 है, और सी कितना है 2 है, और अल्फा अल्फा ही है इक्वल टू 0, और बोला अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं चलो इस वाली कंडीशन में पुट करता हूँ, ए 7 है, 7 अल्फा स्क्वायर, 2b अल्फा, b कितना है 4, तो 4 इधर रखोगे, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 अल्फा, अरे लो रुक जाते हैं, हो गए खुश, चलो। तो b यहाँ पे 4 है, देखो b 4 है, तो ये 8 अल्फा आया, c देखो यहाँ पे 2 है। अब अल्फा अगर रूट है तो अल्फा की जगह x रख दो, तो 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 20, कौन सा ऑप्शन है, अरे 2 है, कौन सा है, आया समझ में, क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी लगाना समझ में आ रहा है, कैसे लगाओगे, प्रैक्टिस तुम्हें करनी घर जाके यार, समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ कुछ और प्रॉपर्टीज पे। ये थी ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी। एक होती डायरेक्ट प्रॉपर्टीज, क्या कि अगर कोई डिटरमिनेंट ऑफ के पूछ ले तो के बाहर करना है, तो के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। कांस्टेंट हम बाहर करना है, एन लगाना है, एन क्या होता है ऑर्डर, जैसे 3 इंटू 3 है, 3 लोगे ऑर्डर, ठीक है, नहीं तो बचा 3 इंटू 3 ले लिया। अगर ए इक्वल टू बी प्लस सी है, तो लिखा है कि आप जब डिटरमिनेंट निकालोगे इस ए का, तो वो सम के इक्वल नहीं आएगा, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी, मतलब प्लस में प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, इसको समझाने का पर्पज ये है, ठीक है। और अगर कभी किसी मैट्रिक्स में कोई पावर है और डिटरमिनेंट है, तो आप पावर को बाहर कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा है भाई, लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यू 125 है और हमें अल्फा निकालना है। तो अभी प्रॉपर्टी बताई मैंने, पहली बाहर निकाल दी है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब दे रखा है ऐसा, तो अभी प्रॉपर्टी सीखी, ये पावर बाहर आ गई, ये 5 का क्यूब है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 5 हो गया। अब ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, अल्फा स्क्वायर 9 हुआ, तो अल्फा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। आया समझ में। तुम कौन सा बता रहे थे, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, नहीं ऐसे कोई गलत करके आना, और जो टफ आएगा वो छोड़ के आना है, तो कितना बढ़िया नंबर आएगा सोचो, ठीक है। इसे नेगेटिव नंबर लेंगे, चलो फिर भी ये ठीक, वो फिर भी ठीक है, जो टफ था उसको तो तुमने छोड़ा ही था, इसमें तो माइनस लेके आए हो, ठीक है। चलो इसको देखो, देखो ठीक है। ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट क्या होगा 0। अब मैं जैसे लिखा डिटरमिनेंट 4a की पावर 4, थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, देखो एक बार करते हैं। डिटरमिनेंट निकालना है 4a की पावर 4 का, 4 कैसा नंबर है कांस्टेंट, बाहर आ गया, एक एक करके स्टेप समझ लेते हैं। 4 बाहर आया और पावर कितनी आएगी, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का 3, तो क्या ये ऐसा आ जाएगा बताओ। अब एक और प्रॉपर्टी बताइए, जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, तो डिटरमिनेंट कितना है 0। इसका मतलब ये जैसे मैंने सॉल्व करा 0 आया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 आ जाएंगे, ये बच गया, ये क्योंकि ए से रिलेटेड नहीं है, ये माइनस आई है, ये डिटरमिनेंट निकालना है माइनस आई का। देख रहे हैं मैंने क्या बोला, जो सिंपल हो उनको आप गलत करके आना, हाँ ठीक, गलत करके आना जल्दबाजी में कि अरे ये तो 0 ही है, पढ़ रखा है ऐसे। अरे वो सर क्लास ले रहे थे ना उस दिन, जब 4 बज गया था और हमारी क्लास चलती चली जा रही थी, 0 आया था इसका आंसर, ठीक है, गलत करके आ जाना।
और कुछ तो तुम्हें हार्ड लगेंगी, तो छोड़नी है, तो बचेगा क्या फिर तुम्हारे पास, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए निकालना है। ये सारे ए से रिलेटेड वाले जीरो हो गए क्योंकि ए के बारे में बता रखा था। ये कहीं ना कहीं -1 है, क्या है, तो -1 बाहर करना है तो पावर n आएगा। आई का डिटरमिनेंट 1 होता है और ये -1, तो आंसर क्या आया। ध्यान से करना, रट रटा क्वेश्चन भी आ जाए ना, लाइन ढंग से पढ़ लेना, कहीं कुछ ऐसा ना थोड़ा घुमा रखा हो उसी में खेल हो जाए तुम्हारा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो जल्दी फटाफट कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में तो अलग अलग कर सकते हो, प्लस में नहीं कर सकते हो। a + b अगर है तो वो अलग अलग ऐसे नहीं करना है, लेकिन मल्टीप्लाई में हो जाता है। आई का डिटरमिनेंट अभी यूज हुआ 1 होता है, नल मैट्रिक्स का तो 0 आएगा ही आएगा। अगर ए बी का रिजल्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब जो है a 0 और b 0 डिटरमिनेंट में होगा, मतलब मैट्रिक्स नहीं होता है लेकिन डिटरमिनेंट में हो जाएगा। अगर हम डिटरमिनेंट दोनों साइड ले लें, डिटरमिनेंट ले लिया, a का डिटरमिनेंट b का डिटरमिनेंट, ठीक है, 0 हो गया। अब a + b जो है a और b के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। चलो एक अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर क्या बताया था, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है 0, स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होता है, बता दिया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है 1 होता है, ये पहली प्रूफ मैट्रिक्स में करवा दिया था, याद आ गया ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ये तो 1 होता है और -1 होता है। अब देखो बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 0। अब देखो डिटरमिनेंट तो 0 करना है और के की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ये है 2 cos 2 थीटा, ये है 2 cos 2 थीटा, ये 6। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, और ये 3 के 2 के 1 आ गया। अगर मैं इस वाले से 2 कॉमन ले लूं तो क्या ये और ये कॉलम सेम रो सेम आ जाएगी, तो डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो के को चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो 0 तो आ ही जाएगा, तो के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के कुछ भी लेते रहो, डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। तो के की कोई भी रियल वैल्यू होगी इसका आंसर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कुछ और भी आ गए। डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स कोई दे रखी तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, याद रखने जैसे ये ना पूरा सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल कर देना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट जिसमें रहते हैं, एलिमेंट्स को एक अलग मैट्रिक्स बना के उसका determinant। डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी उसको देखो, उसका डिटरमिनेंट 0। अब हमें सीखना है किसी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। हाँ तो देखो अगर मेरे पास ये 1 2 3 3 2 1 4 5 6 है, अगर इस मैट्रिक्स में मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर्स होंगे, क्या होंगे 9 माइनर्स। वो कैसे आते हैं M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये होता है। तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स हैं और ये माइनर्स हैं, ठीक है, तो माइनर्स कैसे निकलते हैं, अगर मुझे पहला वाला एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये और ये हाइड कर दो, तो जो बच गया उसका डिटरमिनेंट ले लोगे तो M11 आ जाएगा। याद आ गया कैसे निकालते थे। ऐसे ही अगर मान लो मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये और ये हाइड कर देना, जो बचा उसका डिटरमिनेंट ले लेना। कोई बोले 3 1 का बताओ तो इसको समझ गए। तो ऐसे करके सारे माइनर आते हैं। और कोफैक्टर कैसे आते हैं, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ जाएंगे कोफैक्टर। याद रखना है जो कोफैक्टर्स होते हैं और जो माइनर होते हैं, जिनमें इन दोनों का सम इवन नंबर रहेगा तो ये दोनों सेम रहते हैं, जिनमें इन दोनों नंबर का ऑड रहता है सम, उसमें माइनस साइन आ जाता है, क्या आ जाता है। तो इस तरीके से कोफैक्टर निकल आते हैं सारे। और अगर मुझे किसी मैट्रिक्स ए का अगर एडजॉइंट निकालना है तो जो भी ये कोफैक्टर्स हैं उनका क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज, यानी A11 A12 A13 जो आएंगे ना हमारे कोफैक्टर्स,
ठीक है, ये सारी जो कोफैक्टर्स आएंगे इनका हम ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। तो ए इनवर्स अगर निकालना होता है तो हमारे पास मेथड होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये एक फॉर्मूला में याद रखना है कि ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, माइनर कैसे निकालना है, फिर माइनर से कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करा एडजॉइंट, और ए इनवर्स निकालना। ठीक है, एडजॉइंट बता दिया, इनवर्स बता दिया। अब एक डायरेक्ट आपको याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालने को आ जाए तो आप पता चले पूरा इनवर्स निकालने वाला मेथड लगा रहे हो, माइनर कोफैक्टर कुछ नहीं, अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हैं तो आपको सभी नंबर का रेसिप्रोकल कर देना। क्या कर देना है, तो किस में आ जाएगा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है, सर डिटरमिनेंट भी तो डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट तो आएगा ही। डायरेक्ट वही आ जाएगा। ठीक है, सीधा बस इन्वर्स करना, वो कट जाता है सब कुछ। ठीक है, हाँ। अब देखो एडजॉइंट सीख लिया है तो एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी भी देख लो। अगर ए इंटू एडजॉइंट ए है या उल्टा है इसका, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा। ए बी है तो एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए हो जाएगा उल्टा। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। उधर एन तक की एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए होगा, ये याद रखना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए होगा। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर होगा। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, मतलब बाहर आ जाता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। अगर एडजॉइंट के ए आ जाए, देखो अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए होता है तो के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, लेकिन अगर एडजॉइंट के ए है तो के की पावर n माइनस 1 होता है। ये ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, आया समझ में। सबसे ज़्यादा यूज कौन सी होती रहती है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, और ये बाकी कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। अब देखो बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहली गलत नॉन सिंगुलर। एडजॉइंट ए बी गलत, क्योंकि बी पहले आता ए बाद में। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी ए बी गलत। अब ये हमें पता नहीं कितना है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। बोला नल मैट्रिक्स है ये। ठीक है, देखो ए बी वो माइनस एक पॉइंट है, माइनस एडजॉइंट ए बी का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट बी ये तो सही है। एडजॉइंट ए, यही तो है एडजॉइंट ए बी का। बी इंटू एडजॉइंट बी का भी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये एडजॉइंट ए। आई तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी एक डिटरमिनेंट है, कांस्टेंट नंबर है, मैं बाहर कर देता हूँ, और ए को एडजॉइंट ए को देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई हट गया तो अल्टीमेट क्या बन गया, मतलब इतना ही आ गया ये। इसको मैं ए बी आई लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। वही है, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, ए बी आई तो आएगा। तो क्या ये दोनों सेम रिजल्ट हैं, तो कट के क्या आएंगे, नल मैट्रिक्स आएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। आया समझ में। तो यहाँ पे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज हो गई और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब बोला है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था इसका बताओ, हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेना, ऑर्डर 3 है, यहाँ 3 रख देना, आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट इसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 की पावर और n 3 है तो 4 कर दोगे, 625 आ जाएगा। ए बी अगर मैट्रिक्स दे रखा है 3 इंटू 3 ऑर्डर है, ए बी का डिटरमिनेंट दे रखा है, और हमें एक ये रिजल्ट दे रखा है 2b एडजॉइंट 3a, ऐसा गिवन है। तो 2024 का है, यानी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी एडजॉइंट के ए की, क्या थी, के की पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए। सबसे पहले ये नंबर हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो अलग अलग ये पहले 2 बाहर करते हैं। सबसे पहले 2 बाहर करा तो 2 की पावर कितना आएगा, 3, और एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स ये है, तो इनको अलग कर सकते हो, बी अलग और एडजॉइंट 3a अलग। क्लियर बात। 2 की पावर 3 8 हो गया। बी का डिटरमिनेंट 1/729। इसमें पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं,
एडजॉइंट ऑफ के ए की, तो के की पावर n-1, तो 3 बाहर आया, n-1 ये 2 हो गया, और फिर बचेगा एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये आया 8 इंटू 1/729, ठीक है। ये हो गया 9 एडजॉइंट, सर वो डिटरमिनेंट बाहर आएगा ना 9। अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा ना, अब 9 को बाहर करना है, स्टेप बाई स्टेप करोगे ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो तुम्हें आते हैं वो तुम गलत करके आते हो, क्योंकि जल्दबाजी बहुत रहती है। 9 बाहर कर दोगे, काट दोगे, खत्म, बस हो गया गलत। आंसर हर टाइप का होगा, वो जानते हैं तुम कहाँ गलती करते हो, उसी से तो ऑप्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जब सिंपल आए तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि उसमें आपको नंबर मिलने वाले हैं, आता नहीं है तो उसमें तो कुछ आता ही नहीं है फिर, ठीक है। 9 बाहर आएगा तो पावर 3 जाएगा, के की पावर n, और ये बना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। 9 की पावर 3 729 ही होता है, तो 8 इंटू ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना, n-1 यानी 2। डिटरमिनेंट कितना दे रखा है ए का, ये 1/8 तो 1 ही आता है। तो ये 1/2 √2 का स्क्वायर करोगे 8 आता है, तो ये कट के 1 आ गया आंसर। आया समझ में। अब ऐसी जैसे हर चीज़ में प्रॉपर्टीज, जैसे इन्वर्स में भी प्रॉपर्टीज हैं कि ए इन्वर्स हो तो इन्वर्स बाहर आ जाता है, ट्रांसपोज इन्वर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एडजॉइंट, ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, ए इन्वर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये याद रखना है कि अगर एडजॉइंट ए इन्वर्स है तो ब्रैकेट में आके बाहर निकल जाता है माइनस, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इतना कम यूज हुआ है, इसका ज़्यादा यूज होता रहता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट में कैसे करते हैं कि अगर मान लो ये डिटरमिनेंट 9 एलिमेंट है, तो अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाऊं तो आप पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे, मैं जो ये बना रहा हूं इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट हो रहा है, इधर कुछ नहीं करोगे, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे, इस मैट्रिक्स की जो सेकेंड रो है उसको डिफरेंशिएट करोगे, बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर प्लस लगाओगे, पहले 2 रो सेम रहेंगे, सिर्फ थर्ड वाले को आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करोगे, तो सेम चीज कॉलम में करते हाँ सेम चीज़ कॉलम में करना है, सर ये मैट्रिक्स में बताता है कि सिर्फ डिटरमिनेंट वाले इसमें डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में समझ में क्या था मैंने, अगर किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन आ जाए, ठीक है, तो आपको पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले रो को, फिर दूसरे रो को, और फिर तीसरे रो को, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, बोला कंसीडर द फंक्शन, दिस फंक्शन है और एफ डैश 0 निकालना है, तो एफ डैश 0 तब आएगा ना जब हम डिफरेंशिएशन, एक बार बोल दो, देखो अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0 निकालना है, तो एफ डैश 0 का मतलब है पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट हमें करना होगा, ठीक है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब मैंने क्या सिखाया आपको, पहले आपको फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स, और बाकी सब सेम रहेगा। फिर मैंने क्या बोला था, प्लस लगाना है, पहला रो सेम रखना, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 0, ये सब कांस्टेंट है, 0 0 0 आ गए, तो ये पता है इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा। ऐसे ही जब आप थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करोगे, ये भी कांस्टेंट है 0 0 0, तो ये भी क्या आएगा, यानी सारा खेल इसी से होने वाला है, तो ये हटा देता हूँ। समझ में आ गई बात। अब हमें निकालना था एफ डैश 0, तो चलो ये तो 0 हो गया, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 0, 6 माइनस 1 0, पी स्क्वायर पी क्यूब। अब मैं इससे एक्सपेंड कर देता हूं, तो यहां है पी क्यूब, ये और ये हाइड हुआ, तो ये 0 और ये माइनस का 6 ना, तो माइनस का 6 पी क्यूब आ रहा होगा ना, क्या आ रहा है, यही तो आएगा, हाँ जी, ऑप्शन डी। डी है इसका, देख लेते हैं, डी है। डी है, ठीक है। आगे सबको समझ में। अब देखो इसका, देखो नेक्स्ट क्या है, एफ डबल डैश, यानी जो तुम्हारा एफ डैश एक्स आया है इसको हमें क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट, तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन 6x कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स
6 माइनस 1 0, ये सेम रहेंगे। फिर जो हम 2 प्लस करके लिखेंगे वो क्या आएंगे 0, क्योंकि सेकंड रो का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिजल्ट को हमें 0 के इक्वल करना है, ठीक है। और एफ डबल डैश 0 यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो अब हम एक्स को रख देते हैं 0, तो ये हो गया 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, 6 माइनस 1 0, पी स्क्वायर पी क्यूब इक्वल टू 0। अब किससे एक्सपेंड करना चाहिए पहले रो से, तो ये एलिमेंट है -1 ब्रैकेट, ये और ये हाइड कर दिया, 6 पी स्क्वायर माइनस ये प्लस का पी हो जाएगा ना इक्वल टू 0, माइनस तो हट जाएगा 0 के साथ, यहाँ पी कॉमन मिल रहा है 6p + 1, तो एक बार इसको 0 करा p 0, एक बार 6p + 1 को 0 करा तो p कितना आएगा -1/6, तो 0 एंड -1/6 किस कौन सा आ गया ए पार्ट। समझ में आ गया डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन कैसा करना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए तो मैंने आपको सिखा रखा है बहुत बार, डिटरमिनेंट में कैसे करते हैं, हाफ लगा देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, और इसमें लगा दो मॉड अगर नेगेटिव आ जाए तो। और सर जो आपने तरीका बताया था उसमें हाफ करते हैं, हाँ हाफ करते हैं, हाफ सब में करते हैं कोऑर्डिनेटर्स में। लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। जैसे क्या, अगर मान लो मेरे पास एक कंडीशन है a1x + b1y + c1 = 0, या 0 नहीं d1, a2x + b2y + c2 = d2, a3x + b3y + c3 = d3, ये दे रखा है। क्रैमर्स रूल से अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना होता है, सबसे पहले एक डेल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डेल, डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकलेगा, ये जो एक्स वाई जेड है, अच्छा जेड लगा देते हैं और 3 वेरिएबल कर देते हैं, ठीक है। तो डेल कैसे आता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के डिटरमिनेंट से, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 से, ठीक है। फिर एक हमें डेल 1 निकालना होता है, एक हमें डेल 2 निकालना होता है, एक हमें डेल 3 निकालना होता है। अब ये डेल 1 कैसे आता है, डेल 1 में क्या करना है, जो हमारा डेल है यानी कि जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे हैं उसमें आपको क्या करना है, पहले वाले कॉलम को बस देखो, नाम है डेल 1, 1 का मतलब पहला कॉलम चेंज कर दो, किससे, राइट हैंड साइड के एलिमेंट से, यानी d1 d2 d3, बाकी सब सेम रखना, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। डेल 2 में क्या करोगे, डेल 2 में क्या करना है आपको, इस वाले डिटरमिनेंट में नाम है 2, तो कॉलम 2 को चेंज कर देना किससे, इसी राइट हैंड साइड से, यानी सब कुछ सेम रखना, फर्स्ट और थर्ड सेम रखो, a1 a2 a3, ये आ जाएगा d1 d2 d3, ये c1 c2 c3। अब ये आ जाएगा डेल 3, कैसे नाम समझ गए होगे, अगर डेल 3 है तो क्या होगा, थर्ड वाला कॉलम चेंज कर दो, d1 d2 d3 से, बाकी सब सेम रहेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3। आया समझ में इतना। अब जैसे ही ये सारी वैल्यू निकल जाती हैं तो कोई तुमसे बोले x बताओ, तो x होता है डेल 1 अपॉन डेल, y होता है डेल 2 अपॉन डेल, और z होता है डेल 3 अपॉन डेल। इन केस अगर आपसे सिर्फ x कोई पूछ ले तो आप सिर्फ डेल 1 डेल निकाल लेना, कोई सिर्फ y पूछे तो सीधा डेल 2 डेल निकाल लेना। तो ये फ़ायदा है इसमें, जो पूछा जाए उतना से काम चला लो, ठीक है। अब इस पे जो मेन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक्स वाई जेड निकालना कम पूछते हैं, इसे पूछते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन, तो वो लिख लो बस कंडीशन क्या, कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट जो है डेल, ये पहला वाला जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, काम खत्म। अगर कोई बोले यूनिक सॉल्यूशन है तो डेल निकालो, नॉट इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। सेकेंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, डेल 0 आएगा और डेल 1 0 आएगा, डेल 2 भी 0 आएगा, डेल 3 भी 0 आएगा, सारे 0 आएंगे, सारे निकाल लिए। हाँ। और थर्ड कंडीशन है नो सॉल्यूशन, इसमें भी डेल 0 आएगा
और एट लीस्ट वन ऑफ del 1 del 2 del 3 नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, एट लीस्ट वन ऑफ del 1 del 2 del 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कोई एक कम से कम, अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0, कोई भी अगर एक नॉट इक्वल टू 0 है, तीनों आ जाएं चाहे दो आ जाएं, एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ये तो लास्ट वाली फेज थी, आई थिंक डेफिनेशन। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया कि सब कुछ 0 है, इनफाइनाइट है, नॉट इक्वल टू 0 सबसे बेस्ट है, यूनिक सॉल्यूशन है। नो में याद रखो कि पहले del 0 तो आएगा और कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 आ गया समझ लेना नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट यूनिक इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डेल निकालना है, क्योंकि सारा खेल तो डेल से ही है। तो डेल निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लो पहले तो, 2 1 -3 3 -2 2 5 -3 -1। इसका अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या आंसर होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो चेक कर लेते हैं सीधा, तो नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, कंसिस्टेंट है और क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। आया सबको समझ में, क्लियर हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डेल निकालना है, बाद में del 1 del 2 करना। अब देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दिस दिस, अगेन इसमें भी पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करो, डेल निकालोगे, फिर del 1 del 2 del 3 सब निकालोगे। अगर सारे 0 आए तो यूनिक, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया नो सॉल्यूशन, और अगर पहले ही डेल ही नॉट इक्वल टू 0 आए तो यूनिक सॉल्यूशन। चेक कर लेते हैं, सारे 0 आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होता है, तो एक बार सॉल्यूशन करके देख लेना। और यही से लास्ट स्लाइड थी, इसी के साथ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंप्लीट। तो फाइनली ये 2 चैप्टर भी मैंने आपके निपटा दिए, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का क्विक रिवीजन भी हमने कर लिया अच्छे से। आप मुझे बताना इसका फीडबैक कैसा लगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।